अच्छा, मैं आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा 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 अच्छा, ओ हो। अब आ रही है आवाज? क्या आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही है। तो आज सैटरडे है और सैटरडे होने की वजह से हम लोग आज माइक्रोब्स पढ़ेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आज मैं स्टार्ट कर दूंगा तो अगले थर्सडे को जाकर फिर पढ़ाऊंगा, उसका लिंक कितना बनेगा। दूसरी चीज क्या हो गई कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने भी सेल साइकिल रिवाइज नहीं किया होगा। तीसरी चीज क्या है कि आप 11th की रिवीजन भी कर रहे हो, तो आपको और 4-5 दिन मिल जाएंगे कि आप रिवीजन में और इन्वॉल्व हो सको। तो इससे आपका काफी फायदा होगा। मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहाँ से आपको पहली बात तो माइक्रोब्स का मैंने डीपीपी बनाया हुआ आज ही अपलोड कर दूंगा। दूसरी चीज क्या है कि मैं और दो चार चीजें प्लान कर लूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो उसके अराउंड और बेटर वे में कैसे, क्योंकि क्या होता है जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस खत्म होता है, समझ आ गया, मजा आ गया, पर याद नहीं हुआ, तो क्या ऐसा करें कि साथ के साथ याद भी हो जाए। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है कि मैं लंबी लंबी फेंकूं कि मैं वैसे वाली जेनेटिक्स पढ़ाता हूं, उसमें मैं बिलीव नहीं करता। मैं जो पढ़ाऊं आपको याद भी करानी है मुझे इस बार। यस, सही है। हाँ, ये ज्यादातर लॉजिकल लग रहा है आपको? मुस्ताक ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया। सही है। हाँ, कल मैं नहीं लूंगा इसलिए क्लास, मैं मे बी ट्यूसडे को छोटा सा सेशन लगा के खत्म कर देंगे। तो अगले थर्सडे से आपकी जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। आज नहीं कर सकते, सैटरडे है, पहला पॉइंट। दूसरा, आप सेल साइकिल रिवाइज कर लो, आपके पास सफिशिएंट टाइम आ जाएगा, क्वेश्चन बना लो। तीसरी चीज क्या होगी कि हम लोग मान लो एक वीक में 3 लेक्चर नॉर्मल, एक एक्स्ट्रा पढ़ते हुए चलेंगे, तो आपको 2 से 3 वीक में तो अगला मंथ पूरा जेनेटिक्स आपका और ये वाला मंथ अपना बढ़िया खत्म हो जाएगा। अगले मंथ के लास्ट तक दोनों चैप्टर अपने प्लान करेंगे खत्म हो जाए। उससे आपको एक बढ़िया जेनेटिक्स पे कमांड भी आ जाएगी। यस। और उसके अराउंड बहुत प्रैक्टिस कराएंगे। डन है? लॉजिकली लग रहा है ये बात? और फिर मैंने भी सोचा कि यार आज सैटरडे स्टार्ट करके कितना ही मैं आपको फायदा पहुंचा पाऊंगा, तो बेस्ट तो ये होता है कि एक छोटा चैप्टर करा देते हैं इस बीच में, है ना? यस। ठीक है। हाँ, इसके लिए आपको क्या है, टाइम मिल जाएगा। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। कितने लेक्चर? माइक्रोव छोटा चैप्टर है, आज मैक्सिमम खत्म हो जाएगा इसमें पार्ट। और जो हम लोग उस दिन पढ़ेंगे एक और, उस दिन इसको पूरा कंप्लीट कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की, ये वाला कर पाओगे? ये जनरेशन वाला क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, ये आया था 2020 में। तो इसमें पूछा गया दो जनरेशन एक के अंदर, विच प्लांट पार्ट, जिसमें दो जनरेशन है। दो जनरेशन किसमें हो सकती है बेटा? दो जनरेशन का मतलब स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, pollen grain inside anther, है ना, seed inside fruit, embryo sac inside ovule, germinated pollen grain with two male gamete। सेकंड तो नहीं लग रहा मुझे। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन, या टू जनरेशन का शब्द का क्या मतलब है? ये बात कर रहा है बेटा किसकी, कि एक तरीके से स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। तो एंथर मेरे पास क्या है? मेरे पास एंथर स्पोरोफाइट है और पॉलन गेन क्या है? गेमेटोफाइट है। क्लियर? जर्मिनेटेड पॉलन गेन ये नहीं हो सकता। सीड इनसाइड फ्रूट, तो फ्रूट स्पोरोफाइट है, सीड भी क्या मेरे पास क्या है? स्पोरोफाइट है। बताइए कौन सा ऐसा लग रहा है जिसमें स्पोरोफाइट के अंदर गेमेटोफाइट आपको दिख रहा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जैसे ये डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो ये स्पोरोफाइट हो गया, ये गेमेटोफाइट हो गया। यहां पर ये दोनों गेमेटोफाइट है ना? ठीक है। सीड इनसाइड फ्रूट, ये स्पोरोफाइट है और ये भी स्पोरोफाइट है, दोनों डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड है और ये हैप्लॉइड है। तो ये फर्स्ट और फोर्थ वाला ज्यादा लॉजिकल बैठ रहा है कि इसमें दो जनरेशन है एक के अंदर एक। तो ऐसा क्वेश्चन शायद अभी तक नीट में कभी आया नहीं था, 2020 में आया था, बच्चों को अच्छा फील हुआ। ये क्वेश्चन सिर्फ स्पोरोफाइट और उससे कर सकते थे। अच्छा,
इन वाटर हाइसिंथ वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय, पॉलिनेशन कैसे होगी कौन बताएगा? पॉलिनेशन कैसे होती है आप याद करो, विंड और इंसेक्ट था, इंसेक्ट और विंड था, कर लेंगे। द बॉडी ऑफ अव्यूल किसके साथ फ्यूज करता? हाइलम, फ्यूज विद फ्यूनिकल एट हाइलम। अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चंस मुश्किल हैं आपके लिए? मुझे तो नहीं लग रहा। तो क्या होमवर्क में करोगे इसे? क्या होमवर्क में करोगे? मैं माइक्रोब स्टार्ट करूं? यस, माइक्रोब से स्टार्ट करें आज? लल्लन जी पिटाई खाओगे? नो लिख रहे हो? हाँ, शॉर्ट नोट्स बेटा मैं आधे बने अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट के, वो मैं कर दूंगा अपलोड आज। देख बच्चे मेरे ऊपर भी प्रेशर रहता है काम करने को लेके, तो मैं ऐसा नहीं कि सो रहा होता हूँ बहुत ज्यादा, तो मैं कर रहा हूँ उसके लिए। कल आपने पेपर दिया रेस्पिरेशन इन प्लांट, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी दिया है मुझे पता, मक्कार हैं कुछ और वेट कर रहे हैं सही समय का। मेरी मेरी एक बात हमेशा याद रखियो, ये जो टाइम चल रहा है ना तेरा, ये बेस्ट टाइम है रिवीजन का। अगर तू नवंबर दिसंबर जनवरी में रिवाइज नहीं कर पाएगा 11 तो बाद में नहीं हो पाएगी, बाद में कोई तूफान नहीं मचा देगा तू। क्लियर है? ध्यान रखियो इस बात को। और जो बाद की रिवीजन होगी वो ऊपर ऊपर की होगी, फिर तू ये कहेगा कि सर एनसीईआरटी पढ़ूं। अगर तू मुझसे अप्रैल में पूछेगा सर एनसीईआरटी पढ़ूं, तो मैं दो ही झापड़ मारूंगा तुझे। मैं कहूंगा अब क्या एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम बचा, अभी पढ़ सकता है तू एनसीईआरटी फिर से। यस, yes. 2016 वाला क्वेश्चन है कोई? ये वाला रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल, यस ठीक है। आ स्मॉल सेंट्रल सेल, इस पे पर ऑप्शंस कहां है? देर आर न्यूमरस एंटीपोडल, ये तो गलत हो गया। एग सेल में फिलिफॉर्म और स्मॉल सेंट्रल सेल गलत है ये, है ना, ये ज्यादा ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप कह रहे हो तो ये कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन नॉट करेक्ट पूछा गया। pollen grain of many species can germinate on stigma but only one pollen tube of the same species grow into style, ठीक है। germinate तो कोई, pollen grain of many species can germinate, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा भाई। insect that consume pollen nectar without bringing are called, ठीक है, ये तो ठीक है, nectar robber। pollination and pollen tube growth regulated by chemical composition, ये भी ठीक है ना। some reptiles have also been reported, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट में क्या गड़बड़ है? pollen grains of many species can germinate on stigma of a flower but only one pollen tube of same species grow into the style. Some reptiles have been reported, ये ठीक है। pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical component of pollen with those pistil, ये तो वो हो गया chemical dialogue. insect that consume pollen or nectar without, ठीक है। तो ज्यादा गलत मुझे फिर ये लग रहा है कि मैनी स्पीशीज के जर्मिनेट करने नहीं देता होगा। कंपैरेटिवली ए रॉन्ग है, यस है ना, कंपैरेटिवली ए रॉन्ग है। चलें स्टार्ट करें, आज ही स्टार्ट हो रहा है बेटा। डी तो ठीक है ना, लिजर्ड्स, लिजर्ड्स है तो हमारे पास गैको लिजर्ड्स, और ये ठीक, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आप नहीं बना पाओगे, है ना। -196 यहां कर लोगे। ओव्यूल को ही क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, ये रहा। पॉलिनेशन वाटर लिली कैसे करते हैं? इंसेक्ट और विंड। आप देखो आसान क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि अट्रैक्टेंट। रिवॉर्ड्स क्या होता है बेटा? रिवॉर्ड्स किस में चाहिए? एंटमोफिली। अब इसीलिए मैंने ये टर्म्स लिखवाई थी अगर आपको याद हो। होलोफोलियर, फोलियर याद है, लीफ जैसा होलो स्ट्रक्चर, कोलियोप्टाइल, उसमें शीथ लिखा था, यस है ना। और ये किसको कवर कर रहा है? शूट एपेक्सिस से भी पहचान सकते हो। तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखो डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट है बेटा, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट है। अब अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो ना उसमें ऑटोगैमी होगी ना क्लिस्टोगैमी होगी। भाई ऑटो जीनोगैमी तो होगी, जीनो है जीनो है जीनो है, तो ऑटोगैमी और क्या नहीं होगी? जीटनोगैमी नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी? जीनोगैमी होगी, यस। अब देखो इसमें सिंगल ओव्यूल, याद है मैंने कहा था मोनो ओव्यूलर वाला क्वेश्चन आया था। सिंगल ओव्यूल किस में पॉलिनेट होता है? विंड वाले में। तो आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आपसे ना बने इस चैप्टर के, आप आराम से बना सकते हो। अब अपने चालू कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट आज फिनिश करेंगे। आप नोट साथ के साथ बनाए, नहीं बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ो,
कहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, क्या आएगा, इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन तक आ जाता है। अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, और इसको हम 1 से 2 क्लास में खत्म भी करेंगे ताकि जेनेटिक्स हम लोग वेडनेसडे से स्टार्ट कर सकें। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं। जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले कोशिश करो कि आप सेल साइकिल रिवाइज करके आओ। नहीं करके आओगे तो भी आपको समझ में आएगा, पर बेस्ट ये रहेगा कि आप रिवाइज करके आओ। यस यस, क्लियर है? चलिए, 2 क्लास का है, एक आज है क्लास और एक मैंने ट्यूसडे एक्स्ट्रा 5 बजे रख दिए ताकि ये खत्म हो जाए। आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। अगर ट्यूसडे वाली लाइव ना कर पाए तो आप रिकॉर्डेड देख लो। छोटा चैप्टर है, इसके कंटेंट में आपको समझना बहुत जरूरी है। इसका मुश्किल क्वेश्चन कहां से आ जाएगा? बीओडी एक टॉपिक होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करके, वहां से मुश्किल आ सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से मुश्किल आ सकता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा बहुत जो है क्वेश्चन जो है आपके पास बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, उनका वो डाटा है जहां से थोड़ा बहुत, पर इसका क्वेश्चन आसान आता है। और एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, 2 तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। यस, ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, जीत बेटा, डेली 4 क्लास तो शायद नहीं हो रही है तेरी। ठीक है, दूसरी चीज मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, मुझे आंसर दियो कि क्या सिलेबस रेडी है फैब मिड में कराने के लिए? नहीं ना? तो जब आपको बोला था कि दिसंबर एंड या जनवरी के स्टार्टिंग तक करा देंगे, तो उसके लिए टाइम भी तो देना पड़ेगा तुझे। कायदे से ये चैप्टर एक क्लास में रिकॉर्डेड देना चाहिए आपको। आसान चैप्टर है तो आपको समझना पड़ेगा, आप ड्रॉपर में हो। आप टाइम जो है हम लोग जेनेटिक्स से नहीं बिल्कुल काट सकते, बिल्कुल काट नहीं सकते। तो जेनेटिक्स को पूरा एकदम बढ़िया तरीके से मस्ती में पढ़ना है हमें, अच्छे से समझ के। तो क्या इन चैप्टर्स पे हमें बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगाना? नहीं। तो आप बताओ क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्या मैं वेडनेसडे को पहले माइक्रोब्स खत्म करूं फिर स्टार्ट करूं? नहीं, वेडनेसडे सॉरी थर्सडे को मैं स्टार्ट करूंगा जेनेटिक्स। तो ये मेरा प्लान है। तेरा अगर मान ले ट्यूसडे का लेक्चर नहीं हो पाता है तो तू उसको देख ले रिकॉर्डेड, वो आसान पार्ट है ये। और तुझे करना भी है। इसकी 3 डीपीपी है, डीपी तीनों डीपीपी मिला के 70 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद तेरे पास कोई क्वेश्चन करना भी नहीं है सॉल्व तुझे। तू उसकी बुक मत लगा, कुछ मत लगा, बस उतना आना चाहिए तेरे को। ठीक है? यस, सही है। कल का टेस्ट मिला नहीं कृष्ण, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस, चलिए चैट को प्राइवेट कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लेक्चर देखिए, टॉपिक में क्या क्या है मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा माइक्रोब्स के। ठीक है, चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका मतलब ये चैप्टर कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उनके चैप्टर की एक्सटेंशन है। जो भी वहां अपने माइक्रोब्स पढ़े उसका कुछ फायदा, बेनिफिट, कुछ नुकसान, उसका रोल, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। फिर हम माइक्रोब्स को घर में कहाँ यूज करते हैं, घर में किस जगह यूज करते हैं। उसके बाद माइक्रोब्स को इंडस्ट्री में कहाँ यूज करते हैं। फिर मेरे पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, बायोगैस प्लांट क्या होता है, बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते हैं, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल उठ के आएगा। तो मेरे पास ये 3-4 छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें 5-6 वो हमें पढ़ने हैं। तो ये पढ़ना है हाउस होल्ड में, मतलब घर में कहाँ यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बायोगैस प्लांट है, बायो कंट्रोल एजेंट है, और ये चीजें हैं। क्लियर है? ट्राई करेंगे कि आज हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक कर लें ताकि थोड़ा सा जो बचेगा उसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। अच्छा चैप्टर है, समझ के पढ़ने वाला चैप्टर है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ समझने का नहीं है। अगर आपको समझा रहेगा तो ज्यादा आसानी से याद होगा। छोटी छोटी बातें हैं जहां आपने फोकस करना है। ये उन चैप्टर्स में से भी है जो आप अपने आप से भी कर सकते हो, पर चीजें कौन सी ध्यान रखनी है ये सुन लोगे तो आपके लिए फायदा होगा। सही है? जेनेटिक्स कब चालू है? यस, नादिरा बेटा, आइडियली इट शुड बी 35 अबव, 35-40 क्वेश्चन आपके ठीक बनने चाहिए जो मैं आपको करूं। ठीक है? तो जेनेटिक्स आपकी थर्सडे से चालू है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोब्स किसे कहते हैं, व्हाट आर माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स क्या है बेटा हमारे पास? माइक्रोब्स हमारे पास क्या है आपको समझना पड़ेगा। जो विजिबल नहीं होते नेकेड आई से, नॉट विजिबल विद नेकेड आई। यस, क्लियर है? नॉट विद नेकेड आई, नेकेड आई से हमें जो नहीं दिखते हैं
उनको अपने क्या बोल रहे हैं, माइक्रोब्स बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं आपके सिलेबस में, तो एग्जाम्पल में मेरे पास एक आ जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया शब्द का मतलब है साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया शब्द का मतलब है यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सभी लोग इसमें आ जाएंगे। बैक्टीरिया के बाद मेरे पास माइक्रोब्स में आ जाते हैं फंजाई। उसके अलावा कुछ नॉन लिविंग चीजें भी हैं जो माइक्रोब्स में आती हैं। एक वायरस है, प्रायोन्स है ना, और वायरॉइड्स है। क्लियर है, वायरॉइड्स है। कुछ प्रोटोजोआ है जिनको आप माइक्रोब्स में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हमें किससे नहीं दिखते, आंख से नहीं दिखते। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि माइक्रोब्स किस किंगडम को बिलोंग करते हैं, तो मैं अगर किंगडम की बात कर रहा हूं तो किंगडम फंजाई को बिलोंग करते हैं। मेरे पास माइक्रोब्स प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं, और मेरे पास माइक्रोब्स बिलोंग करते हैं मोनेरा को। तो ये वो किंगडम्स हैं जहां पर माइक्रोब्स में हमारे पास प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है किसी को? अब मैं कह रहा हूं कि माइक्रोब्स मुझे कहां मिलते हैं, कहां मिलते हैं, मेरी बात सुनेंगे। माइक्रोब्स मेरे पास जो मिलते हैं, मुझे मुझे एयर में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, फूड में मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, एवरीवेयर। यस, कुछ ऐसी जगह भी मिलते हैं जहां लाइफ बहुत कम है। कुछ हैबिटाट ऐसे हैं जहां पे लाइफ बहुत कम है। सम हैबिटाट जहां पे बेटा लाइफ बहुत कम है, लाइफ इज रेयर, वहां पर भी मिलते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे हाइड्रोथर्मल वेंट, ये क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी, थर्मल का मतलब गर्म, वेंट का मतलब होता है छेद। तो यहां पर गर्म पानी का जो जो सोर्स होता है, वहां पर ये मिल सकते हैं। ये मुझे मिल सकते हैं बेटा एकदम मान लो डीप सी में मिल सकते हैं। यस, मुझे स्नो में मिल सकते हैं। तो ऐसी जगह जहां पे लाइफ बहुत कम है, जहां पे लाइफ बहुत कम है, वहां पर भी मेरे पास क्या है, माइक्रोब्स मिल सकते हैं ना, माइक्रोब्स वहां मिल जाते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कुछ फीचर्स हैं हमारे पास, कुछ फीचर्स हैं हमारे पास, जैसे कि हम बात करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई की। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई की खास बात क्या होती है बेटा? इनको हम कल्चर कर सकते हैं मीडियम में, इनको हम क्या कर सकते हैं, कल्चर। कल्चर का मतलब होता है ग्रो करना। कल्चर या ग्रो कर सकते हैं किसमें? इन आर्टिफिशियल मीडियम में। कौन बताएगा इसको, इन विट्रो बोलेंगे या इन विवो बोलेंगे? तो आर्टिफिशियल मीडियम में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और जो कॉलोनीज हैं, कॉलोनीज जो हैं, कॉलोनीज पता समझ में आ रहा है? बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, आप उसमें पढ़ोगे। कॉलोनीज आर विजिबल बाय नेकेड आई। तो कॉलोनीज जो है हमारे पास नेकेड आई से दिख जाती हैं, जिससे क्या होता है, इनकी स्टडी इजी है, स्टडी इज पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है कि वायरस जो है बेटा, आप समझो ध्यान से, वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड, ये नॉन लिविंग है, इनको भी हम माइक्रोब्स में काउंट करते हैं। इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है, वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड को पढ़ना मुश्किल है, क्योंकि इनको कल्चर नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे कोई वायरस को कल्चर करना है, ग्रो करना है, तो उसके लिए मुझे उसको ग्रो करना पड़ेगा जिसमें वायरस रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जिसके अंदर वायरस रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि बैक्टीरिया और फंजाई जो है, उनको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कर सकते हैं। कॉलोनीज आर विजिबल बाय नेकेड आई, ये नेकेड आई से नहीं दिखते, कॉलोनीज दिखती है। स्टडी इज पॉसिबल, क्या है, क्यों, ड्यू टू क्यों पॉसिबल है? क्योंकि दे कैन बी कल्चर, इनको पढ़ना आसान हो गया है, ताकि क्योंकि इनको हम कल्चर कर सकते हैं। कल्चर का मतलब होता है आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हैं। जब आप किसी को आर्टिफिशियली ग्रो कर सकते हो, तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो और उससे से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? आदित्य यादव बच्चे, आपको बैच से जरूर थोड़ा बहुत करना चाहिए, कि ताकि आपके लिए फायदा हो, बाकी मर्जी आपकी। सुलेमान अब्दुल्ला, मैंने साइकिल पढ़ाई नहीं है प्लांट किंगडम में, सारी साइकिल्स में स्टार्टिंग से पढ़ाता रहा हूं। ऐसा नहीं है 2025 के बाद से मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं। आप देखो, आप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सबकी साइकिल्स मैंने पढ़ा। हाँ, टेस्ट में जरूर देंगे उसको अलग से। यस, यहां तक नोट करिए बच्चे। हैबिटाट क्या है? कुछ हैबिटाट में लाइफ रेयर है,
ऐसे हैबिटाट को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम हैबिटाट। एक्सट्रीम का मतलब होता है मुश्किल। तो वहां पर भी मेरे पास माइक्रोब्स मिल जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो माइक्रोब्स कौन से होते हैं जो आंख से नहीं दिखते? उसमें बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, प्रायोन्स, वायरॉइड्स आ जाते हैं। कौन सी किंगडम को बिलोंग करते हैं? फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा मेनली, है ना। क्या प्लांट किंगडम को बिलोंग करते हैं? कुछ एल्गी हमारे पास है। ये कौन से हैबिटाट में मिलते हैं? एयर, वाटर, फूड सब जगह मिलते हैं। पर कुछ ऐसे हैबिटाट जहां पर लाइफ कम है वहां पर भी मिलते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई को आप ग्रो कर सकते हो आर्टिफिशियल मीडियम में। उनकी कॉलोनीज जो है वो नेकेड आई से दिख जाती हैं। और अगर आप उसकी स्टडी पॉसिबल है क्योंकि कल्चर कर सकते हो। जब आप किसी को पढ़ सकते हो तभी तो फायदा लोगे उससे। यस, क्लियर है बेटा? यस। रिया शुक्ला नहीं, 26 के लिए जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है? क्या बोर्ड पे लिखी हुई सारी बातें समझ में आ रही है? चैप्टर क्या है सुनो ध्यान से। हमें क्या करना है? बैक्टीरिया वगैरह के यूज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको यह पता चलना चाहिए माइक्रोब्स किसे कहते हैं। भाई इन्हें कहते हैं माइक्रोब्स। ये कौन सी किंगडम में होते हैं? नॉर्मली इस किंगडम में। ये किस जगह मिलते हैं? सब जगह मिलते हैं। इनमें से कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको आप प्लेट में, ये पेट्री प्लेट होती है ऐसे, ये एक प्लेट होती है जहां ये कॉलोनीज बनाते हैं। इस प्लेट को कहते हैं पेट्री प्लेट। इस प्लेट में आप आर्टिफिशियल मीडियम डालते हो, वहां पर ग्रो कर सकते हो। तो क्या वायरस को ग्रो कर नहीं? वायरस के साथ दिक्कत क्या है? वायरस सेल के अंदर रहता है, तो आपको वो सेल ग्रो करना पड़ेगा वायरस के लिए। यहां तक ठीक है? यस बच्चे, मैं लैब में माइक्रोब्स को ग्रो कर सकता हूं। यस, जब मैं लैब में सीख जाऊंगा तभी मैं उसको बड़े स्केल पे ग्रो करके उससे फायदा लूंगा। हाँ कि ना? यस। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है जो छोटा सा हमें समझ में आ गया। वेंट का मतलब होता है छेद। हाइड्रोथर्मल, हाइड्रोथर्मल, थर्मल का मतलब होता है तापमान। हाइड्रो का मतलब गर्म पानी, थर्मल मतलब गर्म, वेंट मतलब छेद। तो आपने देखा है कि बहुत सारे ओशियन के नीचे ऐसे गर्म पानी का सोर्स होता है। देखा है कि नहीं देखा? जहां से गर्म पानी निकलता है उसको कहते हैं, वहां मिल जाएगा। गीजर्स कहते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? गीजर्स। यस, उन्हें क्या बोलते हैं? गीजर्स बोलते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी में कहां क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं फटाफट से। एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दे रखे हैं। ये वो वायरस है जिसे अपने बैक्टीरियोफाज कहते हैं। ऐसा डायग्राम है इसका, है ना। तो बैक्टीरियोफाज का डायग्राम देख के जाना, है ना। उसमें कॉलर है हमारे पास, दिस इज कॉलर, दिस इज कॉलर। ये हेड है, यस, क्लियर है। और ये इसकी टेल है यहां पर, और ये नीचे प्लेट है। मैं एक बार इसको जूम कर दूं। देखो ये डायग्राम में आपको ध्यान रखना है। ये आपके पास कॉलर है, दिस इज कॉलर, दिस वन इज कॉलर। ये टेल है और ये एंड प्लेट है। ये क्लियर है? सही है। अब ये देखो, ये बैक्टीरिया बना हुआ है रॉड शेप का, सही। ये मेरे पास वायरस का डायग्राम है। आप देख रहे हो वायरस का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज है। आपको बोला था वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज टाइप का होता है। ये कौन सा वायरस दे रखा है? एडिनो वायरस। यस। ये कौन सा दे रखा है? ये टीएमवी है। ये बैक्टीरियोफाज है। सर इनसे क्वेश्चन कैसा आ सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, हो सकता है डायग्राम आ जाए, ये डायग्राम बना हुआ आ जाए और इसके बारे में कुछ पूछ ले। बाकी तो और किसी पे नाम भी नहीं लिखा हुआ। ये वाला डायग्राम आ जाए। ये बैक्टीरियोफाज है, बी वायरस एडिनो वायरस, सी क्या है? रॉड शेप टीएमवी है। टोबैको मोजोइक वायरस, ये पहला वायरस था जो डिस्कवर हुआ था। तो ऐसा डायग्राम या फोटो बनी हुई आ सकती है, बस। क्लियर है? हाइड्रो बता तो दिया बेटा। हाइड्रो का मतलब गर्म, थर्मल, हाइड्रो मतलब पानी, थर्मल मतलब, यस, थर्मल मतलब तापमान। टेल की पोजीशन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अलग दे रखी है, पर क्या आपको करना है कि उसको उसको या इसको किसी एक डायग्राम को कर लो? दोनों लगभग एक जैसे, थोड़ा डिफरेंस है 100%। अब आ जाओ जरा, माइक्रोब्स कहां प्रेजेंट है? देखो, सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड बॉडी और सब जगह मिल रहा है। गीजर समझ में आ रहा है? गर्म जगह। थर्मल वेंट मतलब गर्म पानी का सोर्स, जहां टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच जाता है। उसके बाद डीप सी में, स्नो में बहुत जगह मिलता है। एसिडिक एनवायरमेंट, थर्मो एसिडोफाइल की बात कर रहा है। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस, प्रायोन्स,
है ना, ये सब है। तो इनको हम कहां ग्रो कर सकते हैं, किसको, बैक्टीरिया को और मैनी फंजाई को हम ग्रो कर सकते हैं मीडियम में, और उन कॉलोनीज को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, कॉलोनीज को। आप चेक कर लो, एनसीईआरटी आपके सामने है। तो इस पूरे से काम का सिर्फ ये है जो मैंने लिख दिया है। इस चैप्टर में आप बहुत सारा एनसीईआरटी ना पढ़ के भी नोट से कर सकते हो। क्लियर है? अनुज गुप्ता मिला नहीं बेटा अभी तक क्या? मुस्ताक बच्चे, टेल की पोजीशन अलग है नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप दोनों डायग्राम देख के जाओ। गीजर बेटा गर्म पानी की जगह को कहते हैं। ये चैप्टर एनसीईआरटी से कर रहा हूं तो मैं भी एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं, तो यहां से कर ले, जितना टाइम तुझे खुद लगेगा उतने टाइम में मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बच्चे सबसे पहले माइक्रोब्स को, उसमें बात कर रहे हैं घर में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन, उसमें हाउस होल्ड में, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। हाउस होल्ड समझ में आता है? हाउस होल्ड का क्या मतलब है? घर में कहां यूज करते हैं, घर में कहां कहां यूज करते हैं? सबसे पहले दही जमाने में। तो दही जमाने के लिए हम लोग जो बैक्टीरिया यूज करते हैं उस, वो एक सिंगल बैक्टीरिया नहीं होता, एक कैटेगरी होती है, उन्हें उन्हें बोलते हैं LAB। ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास जो दही जब हम जमाते हैं तो दही जमाने के लिए हमारे पास जो बैक्टीरिया यूज करते हैं उसको कहते हैं LAB, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। पर लैक्टोबैसिलस एक कैटेगरी में आता है, उसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका मतलब ये हो गया। तो सबसे पहला जो है हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो किस ग्रुप का पार्ट है, विच इज पार्ट ऑफ LAB, विच इज पार्ट ऑफ LAB। अब ये LAB क्या है बेटा, ये LAB है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक ग्रुप है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम लैक्टोबैसिलस है, जो कर्ड मेकिंग करता है, जिसको हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया। अब अगर आपको इसकी शेप दिख रही हो, कैसी शेप है बेटा? हाँ भाई, कैसी शेप है सर? बैसिलस है। कैसी शेप है? बैसिलस है। अब सुनो जरा इसका क्या प्रोसेस है, पहले प्रोसेस समझो, कैसे प्रोसेस होता है हमारे पास, पहले पूरा प्रोसेस समझो। इसका प्रोसेस क्या होता है बच्चे, प्रोसेस इसका कैसे काम करता है कर्ड मेकिंग का? क्लियर है? कर्ड मेकिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है? हमारे पास इस तरीके से कंटेनर है, मिल्क है इसमें, हमारे पास ये होता है मिल्क। ठीक है सर, मिल्क के अंदर हम क्या एंटर कराते हैं? मिल्क के अंदर ऐड करते हैं इनोकुलम। व्हाट इज इनोकुलम? हरियाणा में जाओगे तो शायद जामन कहते हैं, खट्टा कहते हैं। इनोकुलम मतलब स्टार्टर मटेरियल। हम क्या करते हैं? स्टार्टर मटेरियल, स्टार्टर मटेरियल होता है दही जमाने के लिए जो थोड़े से बैक्टीरिया, स्टार्टर मटेरियल जिसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। इनोकुलम ऐड कर देते हैं, किसमें ऐड करते हैं? मिल्क में। और मिल्क जो होता है वो सूटेबल लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो उसको हम बोलते हैं सूटेबल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? सूटेबल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, मिल्क में क्या क्या होता है कौन बताएगा? देखो, मिल्क में मेरे पास एक तो शुगर होती है, शुगर के साथ मेरे पास पानी होता है, और पानी के साथ मेरे पास एक प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन का नाम होता है कैसीन। क्या नाम होता है? कैसीन नाम होता है। क्या नाम होता है? कैसीन नाम होता है। तो सबसे पहले हम कैसे काम कर रहे हैं पहले समझो ध्यान से। हमने क्या किया है, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है बेटा, मिल्क लिया है, मिल्क के अंदर मैंने इनोकुलम ऐड कर दिया ना। व्हाट इज इनोकुलम? इनोकुलम क्या है? इनोकुलम क्या है बेटा? ये स्टार्टर में, देखो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं बड़ा, जिसका नाम है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, ये फर्स्ट। तो फर्स्ट का मेरे पास ये ए टॉपिक है। ए टॉपिक का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे हम LAB कहते हैं। हमारे पास क्या होता है बेटा, ल्यूकोनोस्टॉक, लैक्टोबैसिलस, ऐसे करके कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कर्ड बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? कर्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं, सूटेबल टेम्परेचर पर उसमें इनोकुलम ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनोकुलम ऐड कर देते हैं। क्लियर है? अब क्या होता है बेटा, हमारे पास बनता है लैक्टिक एसिड, थोड़ा सा लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। लैक्टिक एसिड डेफिनेटली किससे बनेगा? शुगर से बनेगा। लैक्टिक एसिड जब बनेगा वो क्या करता है बेटा,
वो पार्शली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को, पूरा नहीं, वो पार्शली डाइजेस्ट कर देता है किसको? मिल्क प्रोटीन को। पार्शली डाइजेस्ट करेगा मिल्क प्रोटीन को। अब मिल्क प्रोटीन का क्या काम होता है मैं आपको समझाता हूं। मिल्क प्रोटीन क्या करता है? दूध को और पानी को आपस में मिक्स करके मिला के पकड़ के रखता है। जैसे ही थोड़ी सी मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, मिल्क जमने लगता है, तो मिल्क क्या हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है। मिल्क क्या हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है, जमने लगता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा भी होगा, मिल्क जमने के लिए मुझे थोड़ा एसिड चाहिए होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब छोटा बच्चा मिल्क पीता है और वॉमिट करता है, तो जब वो वॉमिट करता है तो छोटे छोटा चीज ऐसा लगता है जमा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये एक ग्रुप है, दिस इज वन ग्रुप। उस ग्रुप का जो मेन बैक्टीरिया जो आपके सिलेबस में है वो लैक्टोबैसिलस है। इसको कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो मिल्क के अंदर जब मैं इनोकुलम ऐड करता हूं तो लैक्टिक एसिड बनता है, वो पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, और मिल्क क्या है? जमने लगता है, कोगुलेट हो जाता है, जिसको हम फाइनली क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका जो रोल है, मेरी बात सुने, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका अगर आप सिग्निफिकेंस देखेंगे, इसका जो रोल देखेंगे, बेसिकली ये रोल क्या करता है आप समझो ध्यान से। ये क्या करता है बेटा? ये क्या करता है? ये इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी। जो भी कर्ड है ना, इंप्रूव कर देता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कैसे? उसके अंदर विटामिन बी 12 आ जाता है, तो इंप्रूव कर देता है न्यूट्रिशनल क्वालिटीज किसकी? मिल्क की, उसको कर्ड बना के। उसमें बाय इंक्रीजिंग क्या? विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 बढ़ा देता है, मतलब मेरे पास विटामिन बी 12 बढ़ा देता है। देखो, मिल्क में विटामिन बी 12 नहीं है, कर्ड में विटामिन बी 12 है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या हो गया बेटा? दूसरा काम क्या हो गया? ये क्या करता है? चेक करता है। चेक का मतलब होता है प्रिवेंट। प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ हार्मफुल हार्मफुल माइक्रोब्स इन गट्स। हार्मफुल माइक्रोब इन गट, तो हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, तो गट में हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है। ये इसका दो रोल है। क्लियर है? तो कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है। आपको समझना पड़ेगा, मिल्क के अंदर शुगर होता है, पानी होता है, मिनरल्स होते हैं, और एक प्रोटीन होती है जिसका नाम कैसीन है। तो जैसे ही आप लैक्टिक एसिड बनता है, वो पार्शली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को, और मिल्क जमने लगता है। इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है? विटामिन बी 12 बढ़ जाता है ना। बैक्टीरिया क्या है? बी 12 बना रहा है। साथ में वो प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स इन गट। गट मतलब हो गया यहां पर एलिमेंट्री कैनाल, है ना। यहां तक समझ में आ रहा है? पहले बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तक एकदम क्लियर है बेटा? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? बेटा मिल्क जम गया, जम गया। मिल्क में फैट होगा, सब कुछ होता है, पर मतलब कोगुलेट हो गया बेसिकली। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? कुछ ऐसा माइक्रोब पढ़ रहे हैं जो घर में यूज करते हैं। घर में यूज करने वाले बैक्टीरिया को, जो कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया, उसका नाम है LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। LAB एक ग्रुप होता है जिसमें कई तरह के बैक्टीरिया आते हैं, उनमें से एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है। तो लैक्टोबैसिलस विच इज पार्ट ऑफ LAB, कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया। इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है कि आप मिल्क लेंगे एक सूटेबल टेम्परेचर पर, उसमें इनोकुलम ऐड करेंगे ना। व्हाट इज इनोकुलम? इनोकुलम का मतलब होता है स्टार्टर मटेरियल। स्टार्टर मटेरियल मतलब जिसमें थोड़ा सा बैक्टीरिया होगा, क्योंकि थोड़े से बैक्टीरिया होंगे तभी तो वो डिवाइड करेंगे। तो आपने क्या ऐड कर दिया? मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया का इनोकुलम में ऐड कर दिया। किस में ऐड कर दिया? मिल्क में। तो उससे क्या होगा? थोड़ा सा लैक्टिक एसिड बनेगा, जो पार्शली डाइजेस्ट कर देगा मिल्क प्रोटीन को, और मिल्क जम जाएगा। पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करता, पार्शली मिल्क जमने लगता है। तो कुछ टाइम के बाद मिल्क जम जाता है, जिसे हम कहते हैं कर्ड मेकिंग। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पूरन चंद माझी इसके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है ना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसको कर रहे हैं। क्लियर? यस। इमल्सिफिकेशन कुछ और है बेटा। इमल्सिफिकेशन होता है कि प्रोटीन ने ना शुगर और वाटर को आपस में पकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कर्ड बनाते वक्त जो है पार्शली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन होने से वो चीज भी हट रही है।
बेटा डाइजेशन के दौरान पानी, क्योंकि मिल्क में पानी आप देखोगे ना, दही में हल्का सा पानी अलग होता है, क्यों दिखता है? क्योंकि जब प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट होती है तो पानी और फैट, मैं यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा फैट भी होता है। तो प्रोटीन क्या करती है? प्रोटीन पानी और शुगर कह रहा हूं, पानी और फैट को होल्ड करती है। आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, शुगर तो होता ही होता है। शुगर कौन सा होता है? लैक्टोज होता है। उसके अलावा मेरे पास पानी होता है और साथ में कुछ फैट होता है। पानी और फैट को, पानी और फैट को ये प्रोटीन होल्ड करते हैं, क्योंकि ये दोनों मिक्स नहीं होते। समझो इस बात को। प्रोटीन, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कभी देखा है कि मिल्क फट गया, फटने का क्या मतलब है? फटने का मतलब क्या है? प्रोटीन खराब हो गई, उसने पानी और फैट को छोड़ दिया। उसने पानी और फैट को पकड़ा हुआ था, किसने? कैसीन ने, प्रोटीन ने। तो जब लैक्टिक एसिड बनता है तो वो प्रोटीन को पूरा डाइजेस्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि दही ऐसा लगता फट गई है, वो क्या करता है? पार्शियली डाइजेस्ट करता है, जिससे वो जम जाती है। यस, जम जाती है। हाँ, अब इनोकुलम किसको बोलते हैं बेटा? देखो क्या बोल रहा है, इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कैसे? विटामिन B12 बढ़ाना। मतलब क्या हुआ? हमारे पास मिल्क में विटामिन B12 नहीं है, लेकिन जैसे ही उसमें कर्ड बन रहा होता है तो विटामिन B12 बनने लगता है। दूसरी चीज क्या है? ये जो पेट के अंदर कोई और दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ को दही क्या है? चेक करती है, मतलब ग्रोथ को प्रिवेंट करती है। ये दो रोल लिखे हैं। आप एनसीईआरटी देखोगे, देखो क्या, देखो क्या कह रहा है, यू टू सरप्राइज to use of microbes every day. Common example is क्या? कर्ड। ठीक है, लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स। अब देखो इसने क्या लिखा है, लैक्टोबैसिलस और अदर्स, इसका मतलब और भी बैक्टीरिया होते हैं, जिनको आप किस ग्रुप में रखते हो? एलएबी। तो मैं, इसका मतलब क्या हुआ? एलएबी एक ग्रुप है जिसमें लैक्टोबैसिलस और अदर्स आते हैं, जो मिल्क को कन्वर्ट करते हैं किस में? कर्ड में। ड्यूरिंग द ग्रोथ एलएबी क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एसिड। तो एसिड किसने बनाया? एलएबी ने, जो कोगुलेट कर देगा किसको? कोगुलेट करेगा और पार्शियली डाइजेस्ट करेगा किसको? मिल्क प्रोटीन को। तो उसने मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट किया, उससे वो जम गई है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनोकुलम, जिसमें मिलियंस ऑफ एलएबी होता है, विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई करता है और मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। क्लियर है? अब ये न्यूट्रिशनल क्वालिटी कैसे इंक्रीज करता है? विटामिन B12 बना के। दूसरा, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को चेक करता है। मैंने क्या चीज नहीं लिखवाई? सुटेबल टेम्परेचर नहीं लिखवाया। यस, कह रहा चिली डाल दे तो दही जम जाएगी। नहीं बेटा, तो आपको बैक्टीरिया चाहिए जो ग्रोथ करे, बैक्टीरिया ग्रो करके लैक्टिक एसिड बनाएगा। स्लो प्रोसेस है, एक बार में एसिड डालने से नहीं कर रहे हम लोग। हम क्या कर रहे हैं बच्चे? हम इनोकुलम ऐड कर रहे हैं। इनोकुलम क्या होता है? स्टार्टर मटेरियल। स्टार्टर मटेरियल मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड है। यस, तो जितना जरूरी था सारा डाटा हमने बोर्ड पे लिखा है। लिखा है ना सुटेबल टेम्परेचर, ये लिखा देख, लगभग 25 डिग्री के आसपास। लैक्टिक एसिड बन रहा है, पार्शियली डाइजेस्ट हो रहा है। क्लियर है? और लैक्टिक एसिड कब बन रहा है? व्हेन बैक्टीरिया ग्रो। ऐड कर दो भले, व्हेन बैक्टीरिया ग्रो। बैक्टीरिया ग्रो करने का मतलब नंबर इंक्रीज करना। यस, चलें आगे। क्लियर है बेटा? चिली में एलएबी नहीं होता, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, एसिड से मिल्क कोगुलेट हो सकता है, पर यहां पर धीरे धीरे एसिड बन रहा है जो मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर रहा है। ध्यान से रखना, एनसीईआरटी ने पार्शियली लिखा है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया। दूसरा बेटा, हमारे पास क्या होता है हाउस होल्ड में? सुनो ध्यान से। हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं फर्मेंटेड चीजें। फर्मेंटेड का मतलब होता है, जैसे हम फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन से हम क्या क्या बनाते हैं, जैसे ब्रेड बना लेते हैं, बिस्किट बना लेते हैं। अब कह रहा है कि घर में बिस्किट बिल्कुल बनता था पुराने टाइम में। इसके अलावा हम बहुत सारे ड्रिंक्स हैं वो बनाते हैं। तो जो भी फर्मेंटेड चीज है, और हमेशा याद रखो, फर्मेंटेशन जो होगा उसमें कहीं ना कहीं CO2 बनती है। दो प्रोसेस है ना फर्मेंटेशन की। लैक्टिक एसिड वाले में तो CO2 बन नहीं रही, नहीं तो दही में छेद दिखते। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जो दूसरी फर्मेंटेशन होगी उसमें मुझे क्या दिखेगा? मुझे इथेनॉल बनता होगा तो उसमें छेद दिखते होंगे। तो हमारे पास क्या है बेटा? फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसको फर्मेंटेशन क्या है बच्चे? एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो यूज होता है हाउस होल्ड में। यूज होता है किसमें? घर में। हाउस होल्ड समझ में आता है? हाउस होल्ड का मतलब घर में यूज होता है। अब हमारे पास एक ईस्ट होता है,
अब याद रखना बेटा, आपके सिलेबस में 2 ईस्ट हैं, हमेशा याद रखो, ईस्ट कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, ग्रुप को कहते हैं। तो यहां पर जो ईस्ट है उसका नाम है सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस नाम याद करेंगे, सेरीवी सीएई। अब ये जो ईस्ट है इसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं। क्लियर है? तो ये क्या करता है बेटा, मेरी बात सुने ध्यान से, हमारे पास आटा होता है, आटा, आटा को कहते हैं हम डॉ। डॉ मतलब जो गूंदा हुआ आटा होता है, उसमें उसमें हमारे पास ये क्या करता है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, ये इसको कन्वर्ट कर सकता है किसमें, बिस्किट में, ब्रेड में, इन सब में कन्वर्ट कर सकता है, बिस्किट में और ब्रेड में। क्लियर है? और उसमें जो ये, उसमें क्या होता है, जो CO2 रिलीज होती है उसकी वजह से हमारे पास स्मॉल होल दिखते हैं। अब इस फर्मेंटेशन में हमारे पास CO2 रिलीज होती है, जिससे क्या दिखते हैं, छोटे छेद दिखते हैं। तो फर्मेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहा है क्या करने के लिए, बहुत सारे घर की चीजों बनाने के लिए। उसमें से एक है बेकरी प्रोडक्ट, बिस्किट और वो चीज। उसमें जो CO2 रिलीज होती है उससे छोटे छेद आ जाते हैं। तो डॉ जो है उसकी हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करके, फर्मेंटेशन करके, बहुत ज्यादा फर्मेंटेशन नहीं करते, थोड़ी सी फर्मेंटेशन करके बिस्किट और ब्रेड बना देते हैं। ऐसे ही मेरे पास इडली डोसा जो होता है वो कौन फर्मेंट करता है, बैक्टीरिया। तो वो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया, आप एनसीईआरटी चेक करेंगे क्लियरली लिखा हुआ है, फर्मेंटेड बाई, जो बाई बैक्टीरिया। किसको फर्मेंट किया है, डॉ को। जो आटा है ना हमारे पास, जैसे चावल का आटा होता है या वो दाल वाल मिक्स करते हैं इडली डोसा बनाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं डॉ। डॉ मतलब यहाँ पे आटा है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे बेटा, उसको हम क्या करेंगे, उसको फर्मेंट करेगा बैक्टीरिया, तो इडली डोसा बनता है, उसमें भी CO2 दिखती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। क्या है भाई अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स? कुछ कंट्रीज में फर्मेंटेड बैम्बू, देखो ये बैम्बू की स्टेम होती है, तो हमारे पास बैम्बू हो गया, किसकी स्टेम हो गई, बैम्बू की स्टेम हो गई। उसके अलावा सोयाबीन हो गया, उसको फर्मेंट करते हैं, यस। एंड हमारे पास फर्मेंटेड फिश होती है। तो कुछ और चीजें हैं जिनको फर्मेंट करके खाया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही साउथ इंडिया में एक ड्रिंक होता है, उसको कहते हैं टोडी। मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने नारियल का पेड़ देखा? हाँ सर, वैसा ही एक पेड़ होता है, उसे कहते हैं हम लोग पाम ट्री टाइप का होता है, उसको पाम ट्री कहते हैं। होता क्या है, वो जो पेड़ होता है, ताड़ी कहते हैं उसको गांव में, इस तरीके का पेड़ होता है ऐसा। उस पेड़ की लीफ पे क्या करते हैं, वो लीफ ऐसा अनब्रांच ट्री होता है, क्या करते हैं, उस पेड़ पे चढ़ जाते हैं और उसकी लीफ पर एक कट मारकर, इस तरीके से कट मारकर उसका सैप इकट्ठा कर लेते हैं मटके में। वो सैप शुगरी सैप होता है, शुगर होता है उसमें। कुछ टाइम के बाद वो शुगर धीरे धीरे फर्मेंट होके एक फर्मेंटेड ड्रिंक बना देता है, जिसको हम टोडी या ताड़ी बोलते हैं। टोडी जो था साउथ इंडिया का फर्मेंटेड ड्रिंक था। अब उसको बिहार में भी काफी यूज करने लगे, और भी जगह यूज करने लगे, क्योंकि सस्ता है, इजिली अवेलेबल है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस तरह की। तो बेसिकली क्या करते हैं, पेड़ होता है, उसकी जो लीफ होती है उसमें शुगर सोल्यूशन होता है, वो उसको ऐसे कट करते हैं और वहां पर वो मटके जैसा होता है वो टांग देते हैं। अब क्या होता है, उस मटके में वो शुगर सोल्यूशन आ जाता है और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप फर्मेंट हो जाता है। जब वो आदमी दोबारा चढ़ता है, इस तरीके से दोबारा चढ़ता है, तो वो पुराना वाला मटका उतार लेता है, एक दूसरा मटका वहां टांग के आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, तोड़ी, टोडी बोलते हैं या ताड़ी बोलते हैं। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? यस, क्लियर है। तो एक तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक है, तो ये अल्कोहलिक ड्रिंक है ये। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास बिस्किट बनाने वाले ईस्ट का नाम है बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसेई। क्लियर है? इडली डोसा जो है हम बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से बनाते हैं। कुछ और फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, जैसे बैम्बू की स्टेम, सोयाबीन, फर्मेंटेड फिश। टोडी क्या है बेटा, टोडी है साउथ इंडियन फर्मेंटेड ड्रिंक है, फर्मेंटेड ड्रिंक है। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें पाम ट्री जो है, ये पाम ट्री है, पाम ट्री का जो सैप है ना, उसकी फर्मेंटेशन होती है, उसकी क्या होती है, फर्मेंटेशन होती है। तो आपको क्या क्या याद करना है, आपको याद करना है कि फर्मेंटेशन से काफी सारी चीजें बनती हैं। एक प्रोडक्ट है बिस्किट और ब्रेड, जो ईस्ट बनाता है फर्मेंटेशन करके, उस ईस्ट को कहते हैं बेकर्स ईस्ट।
क्या फर्मेंटेशन में इथेनॉल भी बन रही है बहुत कम अमाउंट में, और जो बाकी ये बनता है ना CO2 बनता है, ये CO2 बनने की वजह से वहां छेद रह जाता है। दूसरी चीज, इडली डोसा जो है ये कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। कुछ और फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, बैम्बू की स्टेम, सोयाबीन, फर्मेंटेड फिश है। टोडी क्या है बेटा? साउथ इंडिया में एक फर्मेंटेड ड्रिंक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोडी बोलते हैं। पाम ट्री का जो सैप, सैप का मतलब इसमें शुगर होगा, है ना, उसको छोड़ देते हैं ट्री पर काट के। आपको मैं समझा देता हूं कैसे। ऐसे पाम ट्री होता है, वो ऊपर चढ़ता है पर्सन, और लीफ में ऐसे कट मार के उसके नीचे एक मटका टांग के छोड़ देता है, उसमें वो लिक्विड गिरता है और वो फर्मेंट हो जाता है कुछ टाइम के बाद अपने आप। क्लियर है? सही है। और फिर उसके बाद वो उसको दोबारा अगले टाइम पे उतार के वो बेच देते हैं। पर ये हार्मफुल होता है, नुकसान भी करता है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन रखती है अब इस चीज पे, लेकिन स्टिल ये साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ आया था ड्रिंक। यहां तक कर लेंगे? हाँ बेटा, बिहार का ट्रेडिशनल ड्रिंक नहीं है, साउथ इंडिया से इधर की तरफ आया था। कह रहा है कि ये आदमी ने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने। बेटा मैं तेरी समझ पे बहुत दुख मनाता हूं बेटा। ये काम कोई ऐसा नहीं होगा इसके पास ऑडी होगी या BMW या मर्सिडीज, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? या हो सकता है इसके पास वो कौन सी गाड़ी है वो हो। इसका मतलब गरीब आदमी है। गरीब आदमी पेड़ पे चढ़ रहा है, उसने कपड़े पहने नहीं पड़े हैं, तो ये काम क्यों कर रहा है वो? अकल होनी चाहिए नालायक। CO2 सब में रिलीज होगा 100%। टोडी में बेकर सीस्ट काम करता नहीं। बेटा बैम्बू समझ में आता है? बांस, उसकी छोटी छोटी स्टेम को इकट्ठा करके रख देते हैं फर्मेंटेशन के लिए, उनको खाते हैं। ये जापान वगैरह में, है ना, चाइना में ये डिश है, बैम्बू, सोयाबीन, फिश, इनको फर्मेंट करके खाते हैं। तुम देखोगे टोफू वगैरह कुछ दिखाएगा। यस यस। ठीक है, यस, नोट कर लीजिए। मैं आपको दिखा भी देता हूं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है इस बारे में। एनसीईआरटी क्या कहती है सुनो, देखो। डॉ का यहां पे मतलब है आटा, DOUGH, है ना, विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड्स ऐसे इडली डोसा। तो इडली डोसा के लिए क्या यूज हो रहा है? बैक्टीरिया, ध्यान रखना। फिर पफ, पफ का मतलब होता है फूला। वह अपीयरेंस क्यों आता है? CO2 की वजह से। सुबह तक वो आटा फूल जाता है क्योंकि CO2 की वजह से। क्लियर है? सही है। उसके अलावा सिमिलरली यूज मेकिंग ब्रेड के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेकर ईस्ट यूज करते हैं। क्लियर है? सैक्रोमाइसिस। कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना, उनमें से एक क्या है? टोडी। ठीक है, सम पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया में वहां से चालू हुआ था। फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम कहां से? पाम से। तो पाम का सैप फर्मेंट कर रहे हैं। ऐसे मेरे पास फर्मेंटेड फिश होती है, सोयाबीन होती है, बैम्बू की स्टेम है, शूट है, बैम्बू की देख रहे हो शूट लिखा हुआ है, इसको यूज कर सकते हैं ये चीज। तो कोई ऐसी चीज है जो हम यहां नहीं लिख रहे नोट्स में? बिल्कुल 100% सब लिख रहे हैं। क्लियर है? 100% हम सब लिख रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं चीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? चीज। बेटा बैक्टीरिया कैसे आता होगा उसके अंदर, इस मटके में? हो सकता है ये मटका धोते ना हो, तो पुराना बैक्टीरिया उसमें रहे, वही यूज कर ले, क्योंकि उसमें इनोकुलम तो चाहिए ना, वो वहां से आ जाएगा। ठीक है, ताड़ी में। आपने पिया? नहीं बेटा, ये वाले शौक मेरे हैं नहीं, है ना। हाँ, अब मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बड़ी कंपनी के बड़े शौक, है ना, ये होना चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ो। हाँ, इन शौक से क्या होता है? मीटिंग्स बनती हैं, ग्रुप्स बनते हैं, दोस्त बनते हैं। चलो आओ। हाँ, मेरे भी नहीं है, MD सर के भी नहीं है। चलो आओ, चीज की बात करते हैं। चलो। ठीक है, चीज की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए चीज की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, तो चीज क्या होता है बेटा? ध्यान सुनेंगे, चीज क्या होता है? क्लियर है? चलो कोई नहीं,
चीज क्या होता है, मैं आपको बताता हूं चीज कैसे बनाते हैं, पहले समझो ध्यान से। चीज कैसे बनाते हैं, एक एक तरीका होता है। हमारे पास मिल्क होता है, ठीक है, हम मिल्क लेते हैं, मिल्क को डीनेचर करते हैं। डीनेचर समझ में आता है, मिल्क को फाड़ देते हैं, डीनेचर कर दिया। उसके बाद जो डीनेचर्ड मिल्क होता है, मतलब मिल्क को फाड़ दिया मैंने, डीनेचर्ड मिल्क जो है उसमें से पानी रिमूव कर देते हैं, उसमें से पानी रिमूव कर देते हैं, रिमूव करते हैं वाटर, और फिर उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं, रिमूव करते हैं वाटर, उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, और जो भी चीज बचती है फाइनल स्टेज में, फाइनल स्टेज में हमारे पास क्या होगा बेटा, फाइनल स्टेज में बैक्टीरिया और फंजाई ऐड करते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई ऐड करते हैं, उसके हिसाब से हमारे पास उनका क्या आता है, कलर आता है और उसका टेस्ट आता है। एक्चुअल में क्या है, आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, उसमें चीज दिखता है जो बड़े बड़े छेद वाला चीज होता है, ऐसा चीज आपके घर के आसपास नहीं मिलता। तो चीज अलग अलग टाइप के होते हैं। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, आप दूध लो, मिल्क लो, उस दूध को फाड़ दो, फाड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। उसके बाद उस दूध में से पानी निकालकर उसको थोड़ा सॉल्टेड कर देते हैं, और फाइनल स्टेज में उसमें क्या ऐड करते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई, कोई एक चीज ऐड करते हैं, उससे उसमें चीज बनता है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, चीज का जो मेरे पास टेस्ट है, समझो ध्यान से, चीज का जो मेरे पास टेस्ट होता है, चीज का मेरे पास टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है डिजाइन, फ्लेवर, फ्लेवर मतलब स्पेशल टेस्ट होता है, नॉर्मल टेस्ट नहीं। एंड जो उसका टेस्ट है, आप समझो ध्यान से, टेस्ट है, ये डिपेंड करता है कि फाइनल स्टेज में आपने क्या ऐड किया, है ना। फाइनल स्टेज डिपेंड ऑन माइक्रोब्स, जो आपने फाइनल स्टेज पे ऐड किया है, माइक्रोब्स एडेड इन फाइनल स्टेज। क्या इसमें फर्मेंटेशन हो रही होगी फाइनल स्टेज में? 100% हो रही होगी, तभी वहां पर होल बन रहे हैं। यस और नो? यस। तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है बेटा, दो तरह के चीज होते हैं। एक होता है हमारे पास जिसमें लार्ज होल होते हैं, उसको कहते हैं स्विस चीज। तो स्विस चीज क्या है बच्चे, स्विस चीज में हमारे पास लार्ज होल्स हैं, लार्ज होल्स होते हैं। क्या होते हैं? बड़े छेद होते हैं स्विस चीज में। आप देखोगे कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाला स्विस चीज है ये, क्लियर है, लार्ज होल्स होते हैं। और उसमें क्या होता है बेटा, उसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बनाता है, कौन? बैक्टीरिया। क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ क्या बनी है, CO2 फॉर्म हुई है, और वो किसने करी है? बाई बैक्टीरिया। अब उस बैक्टीरिया का नाम आपने देखना है, उस बैक्टीरिया का नाम एनसीईआरटी लिखती है, उसको याद करना है आपने। उस बैक्टीरिया का नाम हमारे पास है प्रोपियोनी, प्रोपियोनाई, प्रोपियोनाई बैक्टीरियम शर्मेनाई, ये नाम है इसका, ये पूरा नाम है, याद करके जाएंगे इसको। और रॉकफोर्ड चीज कौन करता है, इसमें थोड़े छोटे होल होते हैं, स्मॉल होल होते हैं, इसमें क्या है, स्मॉल होल है। और इसमें क्या होता है बेटा, फंजाई ऐड होती है। अब फंजाई का नाम नहीं दे रखा, अगर मैं नाम बताऊं तो फाइनल स्टेज में जो ऐड करते हैं वो पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई ऐड करते हैं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। तो क्या आपको चीज समझ में आ रहा है? हाँ, आपको चीज समझ में आ रहा है। मैं पहले तो मैं सबको एक जैसा मानता था, मलाई बटर चीज सब एक ही मानता था जब मैं छोटा था। तो नॉर्मली मैं बता रहा हूं आपको, चीज क्या होता है बेटा, चीज फाइनल स्टेज में आप क्या ऐड करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो उसका टेक्सचर, टेक्सचर जो है, टेक्सचर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, उसका जो टेक्सचर है, टेक्सचर मतलब डिजाइन कैसा आ रहा है, बड़े छेद आ रहे हैं, छोटे छेद आ रहे हैं उसमें, उसका फ्लेवर है, टेस्ट है, ये डिपेंड करता है कि फाइनल स्टेज में आप कौन सा माइक्रोब ऐड कर रहे हो, है ना। और नॉर्मली कैसे होता है, आप दूध लेते हो, उसको डीनेचर करते हो, डीनेचर मिल्क में पानी हटाते हो, सॉल्ट ऐड करते हो, और फाइनल स्टेज में आप बैक्टीरिया और फंजाई ऐड करते हो, ठीक है। चीज क्या है, टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट, ये डिपेंड करता है माइक्रोब्स एडेड इन फाइनल स्टेज। स्विस चीज और रॉकफोर्ड चीज, यस, स्विस चीज, इसमें लार्ज होल्स होते हैं, इसमें स्मॉल होल्स होते हैं, इसमें ज्यादा CO2 बनती है, और बैक्टीरिया इसको बनाता है स्विस चीज को। जैसे मान लो ये है, बड़ा बड़ा होल है इसमें, छोटे होल वाले होंगे उसको रॉकफोर्ड चीज कहते होंगे। अब देखो एनसीईआरटी भी क्या लिखती है, एनसीईआरटी कहती है चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज नोन बाय देयर टेक्सचर,
फ्लेवर एंड टेस्ट की वजह से। और वो कहां से आता है कि माइक्रोब हम यूज करते हैं फाइनल स्टेज में। फॉर एग्जांपल लार्ज होल वाला स्विस चीज है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बनी है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, प्रोपियोनाई बैक्टीरियम शर्मिनाई। यस। और रॉकफोर्ड चीज को किसने राइपन, समझ में आता है। इस लास्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, राइपनिंग। ये जो लास्ट स्टेज है ना, राइपनिंग कहते हैं इसको, पकाना, फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज को राइपनिंग कहते हैं। तो राइपेंड बाय स्पेसिफिक फंजाई विच गिव अ पर्टिकुलर फ्लेवर। क्या मेरी बात समझ में आई। बेटा सॉल्ट क्यों ऐड किया जाता है, मे बी मतलब इन्फेक्शन से बचाने के लिए। सर ये वेजिटेरियन होता है कि नॉन, डेफिनेटली बेटा अगर आप मिल्क प्रोडक्ट को वेजिटेरियन काउंट करते हो तो मिल्क प्रोडक्ट है। क्लियर है। घर में चीज बनाना चाहिए, नहीं बनेगा आसानी से, क्योंकि वो बैक्टीरिया आप कहां से लाओगे, है ना। क्लियर। बना भी सकते हो, मर्जी है आपकी, आप कुछ भी कर सकते हो, पहले ये पढ़ लो बस, है ना। क्लियर। स्ट्रिप्ड मत, स्ट्रिप्ड कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है स्ट्रिप्ड, मैंने कब लिखा है स्ट्रिप्ड, राइपेंड लिखा हुआ है। टेक्सचर फ्लेवर टेस्ट डिपेंड ऑन माइक्रोब्स एडेड। फाइनल स्टेज लिखा हुआ बेटा, फाइनल स्टेज में बैक्टीरिया और फंजाई ऐड करते हैं। क्लियर है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई नाम है उसका। सिट्रिक एसिड से हम डीनेचर कर सकते हैं भाई। मुझसे तू प्रोसेस क्यों पूछ रहा है, तुझे घर पे बनाना है नहीं बनाना है, इंटरनेट में ज्ञानी बैठे उनसे पढ़ ले भाई, ये वाली बात। मैं तुझे वो पढ़ा रहा हूँ जो तेरी एनसीईआरटी में, जहां से तेरे को क्वेश्चन आएगा। चीज, ब्रेड, मिल्क, ये सब क्या है, ये हाउस होल्ड है। इस साल जो क्वेश्चन आया था वो काफी सारे देकर उसमें से पूछा था कौन सा हाउस होल्ड है कौन सा इंडस्ट्रियल है, ऐसा पूछा था। क्लियर है। अभी चीज में ब्लैक ब्लैक क्या, मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो खाया नहीं कभी ऐसा। ठीक है, जो दे रखा उसको पढ़ो और आगे चलते हैं। हाँ अब इंडस्ट्री में आते हैं। इंडस्ट्री में क्या यूज करेंगे माइक्रोब्स का, जल्दी फास्ट। यस बेटा, फर्मेंटेड बैम्बू की स्टेम खाई जाती है। यस, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी बेटा फास्ट लिखिए, जल्दी से नोट करिए। लिख ले बेटा। चले, चलिए आइए। क्या पूछ रहे हो, कोई फर्मेंटेड का मतलब होता है बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस।
यस, फर्मेंटेड का मतलब होता है फर्मेंटेड प्रोसेस। कहां पढ़ा हमने? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये फर्मेंटेशन का पार्ट है। यस, फर्मेंटेशन से ये भी हो रहा होगा, लास्ट में CO2 बन रही होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये हाउस होल्ड खत्म हो गया। एक बार रिवाइज कर लो। सबसे पहले LAB। LAB कौन बनाता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पार्ट है, का पार्ट है लैक्टोबैसिलस और कुछ और बैक्टीरिया। इनोकुलम ऐड करते हैं, इनोकुलम होता है स्टार्टर मटेरियल। लैक्टिक एसिड बनता है जो पार्शियली डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिशन, क्वालिटी और विटामिन B12 बनाएगा। चेक ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी है बेकर सीस्ट, जो आटा जो भी होता है उससे बिस्किट या ब्रेड बनाते हैं। फर्मेंटेशन होती है, CO2 रिलीज होती है उससे, स्मॉल होल, है ना। उसके अलावा इडली डोसा में फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, जिससे उसका अपीयरेंस कैसा आता है? पफ्ड। पफ्ड अपीयरेंस का मतलब फूला हुआ, है ना। बाई CO2 कैसा आता है? पफ्ड अपीयरेंस। पफ्ड का मतलब होता है फूला हुआ, पफ्ड, पफ्ड मतलब फूला हुआ। उसके अलावा फर्मेंटेशन से हम क्या बना सकते हैं? बैम्बू की स्टेम को फर्मेंट, सोयाबीन को करके इनको खा सकते हैं। साउथ इंडियन ड्रिंक बताया टोडी। ऐसे ही चीज क्या होता है बेटा? चीज कैसे बनाते हैं? मिल्क को खराब करके, डीनेचर करके, फिर उसमें सॉल्ट ऐड करके, फाइनली उसमें बैक्टीरिया और फंजाई ऐड करते हैं। कौन सा चीज बनेगा? स्विस चीज बनेगा या रॉकफोर्ड चीज? ये डिपेंड करता है कि कौन सा राइपनिंग के स्टेज पर ऐड किया गया है। स्विस चीज में बड़े होल से मतलब ज्यादा CO2 बनती होगी, बैक्टीरिया बनाता है उसे। रॉकफोर्ड चीज एक फंजाई बनाता है। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। तो माइक्रोब्स को इंडस्ट्री में हम कहां यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है? हम बेवरेज बनाते हैं। बेवरेज का मतलब यहां पर अल्कोहलिक बेवरेज है, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक है ना। अल्कोहलिक ड्रिंक को हम अल्कोहलिक बेवरेज भी बोलते हैं। उसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं और कुछ और प्रोडक्ट है। तो सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। उसमें हम बेवरेज की बात करेंगे, एंटीबायोटिक की बात करेंगे और अदर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। आप देख सकते हो, सबसे पहले बेवरेजेस मतलब अल्कोहल की बात हो रही, एंटीबायोटिक्स, क्लियर है। दूसरी चीज, अल्कोहल या कोई भी चीज अगर हम फर्मेंटेशन से बना रहे हैं तो एक बड़ा सा बर्तन होता है, एक लार्ज साइज वेसल होता है। उस लार्ज साइज वेसल को हम नाम देते हैं बायोरिएक्टर, और उसमें सिर्फ हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो उसको हम नाम दे सकते हैं फर्मेंटर। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हम क्या कर रहे हैं बेटा? अल्कोहलिक ड्रिंक जो बना रहे हैं, जो अल्कोहल बना रहे हैं, एक बड़ा सा बर्तन होता है, बहुत बड़ा, मतलब 200 लीटर 500 लीटर का। उस बड़े से को हम क्या कह सकते हैं? बायोरिएक्टर। पर उसमें फर्मेंटेशन कर रहे हैं इसलिए उसको फर्मेंटर कहते हैं। क्लियर है? यस, क्लियर है। प्रिंस, कर्ड और सोफू एक है, टोफू एक है, क्या ये हमें पढ़ना चाहिए अभी? ये मेरे काम की चीज तो वैसे भी नहीं है ना, और मैं कोई जनरल नॉलेज थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारा ओवरऑल ज्ञान खाने की चीजों में बढ़ाना। सही है, इसको पढ़ते हैं। अल्कोहलिक बेवरेज क्या, एंटीबायोटिक, और प्लीज चैप्टर पे रहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। यस, क्लियर है। मार्केट का पनीर खाना चाहिए, दूध तो है नहीं बेटा, वो तेरी प्रॉब्लम है, मत खा। ये क्या बात हो गई? माइक्रोब्स को हम कहां ग्रो करते हैं? वेरी लार्ज स्केल वेसल्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स। वो एक तरह के बायोरिएक्टर होते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बेवरेज बना रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? अल्कोहलिक बेवरेज बना रहे हैं। एक्चुअल में क्या है बेटा, अगर आप यूरोप या आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे, वहां पर अल्कोहल उनके कल्चर में एक ड्रिंक की फॉर्म में, नॉर्मल ड्रिंक, शाम में खाना खाते हो थोड़ा सा। यहाँ पे अपने यहाँ क्या है, उसको एज अ लग्जरी लेकर उसको उसको तो फिर जब पीने बैठते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अदर कंट्रीज में इसे एज अ बेवरेज यूज किया जाता है, बिकॉज ये बॉडी के टेम्परेचर में भी हेल्प करता है, क्योंकि ठंड में हेल्पफुल होता होगा, कहीं ना कहीं एनर्जी देता है, जो भी चीज है। यहां पर उसको नेगेटिव यूज भी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये बेवरेज वर्ड जो है ये वहीं से लिया गया होगा। ठीक है, और बड़े बड़े वो होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अल्कोहलिक बेवरेज की। पहले सबसे पहले समझो मैं क्या बता रहा हूं इसमें। अल्कोहलिक बेवरेज में, अल्कोहलिक बेवरेज हम बनाते कैसे हैं, आप समझो इस चीज को। हमारे पास पूरा एक प्रोसेस होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें लेना पड़ता है कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल जिसमें शुगर हो। शुगर मुझे कहां कहां से मिल जाएगा? एक मिल जाएगा ग्रेप से, ग्रेप से मिल जाएगा। एक मिल जाएगा शुगर केन से। एक मिल जाएगा मुझे ग्रेन से। तो बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं। कौन सा अल्कोहलिक बेवरेज बनेगा ये डिपेंड करता है किस पे, कि आप रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हो
और दूसरा आप वो फर्मेंटेड है, वो सॉरी डिस्टिल्ड है कि नहीं है। जब आपने इथेनॉल प्रोडक्शन पढ़ी थी तो आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस करेंगे, याद है आपको? लिखना चाहो लिख लो पहले इसको। आपने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस करेंगे और पाइरुवेट की आगे फर्मेंटेशन करेंगे, इतनी ये बात पढ़ी थी आपने। फर्मेंटेशन में इथेनॉल बनती है और साथ में CO2 बनती है, ये बात भी याद है आपको। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब मैं अल्कोहलिक ड्रिंक बनाता हूं तो उसमें दो चीजें ध्यान रखनी कि आप रॉ मटेरियल क्या यूज करते हो, उसके हिसाब से ड्रिंक बनेगा कि क्या बन रहा है, बियर बन रही है, ब्रांडी बन रही है, क्या बन रहा है। दूसरा, उसमें डिस्टिलेशन कितनी हो रखी है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि हम 13% तक आते आते ईस्ट खुद को मार देता है, तो बहुत हाई कंसेंट्रेशन के लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं। लैब वगैरह में जो प्योर इथेनॉल मिलती है वो बड़ी हार्मफुल होती है, उसमें मिथेनॉल वगैरह मिला लेते हैं। यस, तो इथेनॉल अगर आपको परसेंटेज बढ़ाना है तो डिस्टिलेशन करनी पड़ेगी। तो कमर्शियल इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोसेस देखो क्या है। हमारे पास प्रोसेस में क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, यस, मेरे पास फ्रूट्स हो सकते हैं, शुगर केन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उससे शुगर मिलता है, ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट बनती है और पाइरुवेट से मेरे पास इथेनॉल बनता है। यस, माइक्रोब्स जो हम यूज करते हैं इसके लिए वो वही यूज करते हैं ईस्ट, जिसका नाम सैकेरोमाइसिस सेरीवीसिएई है। अब सैक्रोमाइसिस सेरीवीसिएई को क्योंकि यहां ये इथेनॉल बना रहा है, यहां इसको बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। तो अगर मैं आपसे कहूं एक ही आदमी के दो नाम क्यों हैं, वहां पर वो बेकरी प्रोडक्ट बना रहा है इसलिए वहां पर उसको बोला है बेकर्स ईस्ट। क्या बोला? बेकर्स ईस्ट। यहां पर वो इथेनॉल बना रहा है तो क्या बोल रहे हैं उसको? ब्रीवर्स ईस्ट बोल रहे हैं। अब हमारे पास कितने टाइप के अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ये डिपेंड किस बात पे करते हैं? ये डिपेंड करते हैं किस पे? डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ग्रेन, ग्रेन आपको याद है जौ से बनाते हैं, याद है किसी को? याद है? बार्ले, बार्ले यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? या हम क्या कर रहे हैं, ग्रेप्स यूज कर रहे हैं, या हम शुगर केन यूज कर रहे हैं? कौन सा यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, इस बात पे डिपेंड करता है। और वो डिस्टिल्ड है कि अनडिस्टिल्ड है, मतलब डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड है, इस पे डिपेंड करता है हम कौन सा ड्रिंक बना रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास, हम मान लेते हैं हमने ग्रेप से, हमारे पास हमने बना दी ये बियर, ठीक है, क्लियर है? और सॉरी, बियर नहीं बना दी, हमने बना दी वाइन, मैं भूल गया हूं भाई, मेरे को ऐसा ज्यादा याद नहीं रहता ये चीजें, ठीक है। और हमने बार्ले से हमने बना दी बियर, ठीक है। अब ये जो है बेटा ये अनडिस्टिल्ड होते हैं, ये दोनों क्या है? अनडिस्टिल्ड है, अनडिस्टिल्ड है, ठीक है। ये भी क्या है? अनडिस्टिल्ड है, ये दोनों अनडिस्टिल्ड है। अब याद रखो W की डिस्टिलेशन से B आएगा, तो वाइन की डिस्टिलेशन से हमारे पास बनेगा ब्रांडी, ठीक है। और B की डिस्टिलेशन से आएगा W, विस्की, विस्की। ये हो गया डिस्टिलेशन। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि हमारे पास कौन से अनडिस्टिल्ड है? वाइन और बियर, ये क्या है? अनडिस्टिल्ड है। हमारे पास विस्की, ब्रांडी और शुगर केन से बनता है रम। रम किससे बनता है? शुगर केन से। इनमें कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ये डिस्टिल्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, आपको बेसिक बेसिक चीजें याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको समझना है डिस्टिलेशन एक बड़े से बर्तन में होता है जिसे फर्मेंटर कहते हैं। दूसरा क्या है, सॉरी मतलब प्रोडक्शन जो होता है इथेनॉल का एक बड़े से बर्तन में होता है, उसे फर्मेंटर कहते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? एक लार्ज वेसल होता है ना, वेसल इन विच इथेनॉल फॉर्म, जिसमें इथेनॉल बनाते हैं। मिथुन की पिक्चर अगर आपने देखी होगी, वहां पे दारू की भट्टी चलती थी, वो उसको तोड़ते थे, है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग फर्मेंटर।
यस, उस बर्तन को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटर। फर्मेंटेशन के स्टेप्स क्या है? रॉ मटेरियल लोगे, यस, उसमें से शुगर मिलेगा आपको, ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट, पायरुवेट से इथेनॉल, ये आपके पास बनता है, CO2 बनती है। इसमें माइक्रोब कौन सा यूज होगा? सैक्रोमाइसिस सर्विसी, यहां इसे ब्रीवर्स ईस्ट कह रहे हैं, कंडीशन अलग है। कौन सा अल्कोहलिक बेवरेज बनेगा ये डिपेंड करता है कि क्या रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, वो डिस्टिल है कि नहीं है। जैसे ग्रेप्स और बार्ले से मेरे पास वाइन और बियर बन रहे अनडिस्टिल्ड है। याद रखो डब्ल्यू से बी आएगा और बी से डब्ल्यू आएगा, तो वाइन से आ रहा है ब्रांडी और बी से आ रहा है डब्ल्यू। इससे आपको डिस्टिल्ड वाले याद रखने में आसानी रहेगी। क्लियर है बेटा? बेटा प्लांट ग्रोथ में हमने पढ़ा था कि हेल्प करता है जो बार्ले में स्टार्च होता है, स्टार्च ग्लूकोज में टूटे, इसमें जीए हेल्प करता है। अनडिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड का क्या मतलब होता है बेटा? डिस्टिल्ड का मतलब होता है कि उसमें कंसंट्रेशन बढ़ गई है। डिस्टिलेशन इज अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ गई है इथेनॉल की। डिस्टिल्ड जो होता है बेटा, अनडिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड में क्या फर्क होता है? डिस्टिल्ड में कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल हाई होगी। अगर आपको याद हो, याद है आपको कि 13% में प्रोसेस ईस्ट रोक देता है? याद है किसी को? ऐसा हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, याद आया? बेटा इथेनॉल किसी भी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में या किसी भी कंसंट्रेशन में आपके नर्वस सिस्टम, CNS वगैरह पे इंपैक्ट डालता है, उसको स्लो डाउन कर लेता है, थिंकिंग एबिलिटी को चेंज कर सकता है, तो वो तो करता ही है ना, उससे काल्मनेस वगैरह आ जाती है। जितना डिस्टिल होगा उतना प्योर होगा। ब्रीवर्स ईस्ट क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि एक अलग कंडीशन में इथेनॉल बना रहा है। ब्रीवर्स ईस्ट क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये क्या कर रहा है, यहां पर इथेनॉल बना रहा है, वहां बिस्किट बना रहा था, तो यहां इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है, तो सेम ईस्ट को ब्रीवर्स कह रहे हैं। इसका मतलब कंडीशन अलग होती होगी, इसको एनारोबिक कंडीशन दोगे आप, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं दोगे। तो अगर आप देखोगे कि वो जमीन के नीचे दाब के इथेनॉल बना रहे हैं, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी ना उसे। यस। माइक्रोब्स कौन से स्टेप में यूज होगा? वो यहां यूज होगा। आपके पास जो ईस्ट है वो यहां यूज हो रहा है ना, ईस्ट मुझे यहां लग रहा है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, एंजाइम दे रहा है मेरे पास। कौन सा दे रहा है बच्चे? ईस्ट तो खैर ये वाला भी स्टेप करेगा, तो मतलब ईस्ट क्या कर रहा है? इथेनॉल बना के दे रहा है। ईस्ट में दो एंजाइम आपको मिल रहे होंगे, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। बच्चे मैं एक चीज को बता रहा हूं, आप सुन तो रहे नहीं है ध्यान से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं डिस्टिलेशन का क्या मतलब है। यदि तो आपके कान खराब है या तो आप सुनना नहीं चाहते। पहले ध्यान से सुनो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बेवरेजेस हैं जिसमें इथेनॉल होता है, उनको हम एल्कोहलिक बेवरेज बोलते हैं। अल्कोहल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट को डालना पड़ता है। ईस्ट अगर एनारोबिक कंडीशन होगी तो बेकरी प्रोडक्ट नहीं बनाता, बेकरी प्रोडक्ट तब बनाता है जब आटा होता है। शुगर सॉल्यूशन में एनारोबिक कंडीशन में वो इथेनॉल बना के देता है। अब उसको हम ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। अब इथेनॉल की बहुत सारी टाइप होती है, जो हम कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, उसकी कई टाइप होती है। ये टाइप निर्भर करती है कि आप रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हो, मतलब क्या चीज यूज कर रहे हो। आप शुगर केन यूज कर रहे हो उसके, या ग्रेन यूज कर रहे हो, बार्ले यूज कर रहे हो, या फ्रूट यूज कर रहे हो, फ्रूट जूस यूज कर रहे हो, उसके अलावा वो डिस्टिल्ड है कि नहीं है। तो जैसे ग्रेप से डायरेक्टली मेरे पास वाइन और बियर बनते हैं बार्ले से, ये अनडिस्टिल्ड होते हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम है इथेनॉल की। मान लो 100 लीटर इथेनॉल बनाया तो उसमें कम कंसंट्रेशन है, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, या एक तरीके से शुगर की ज्यादा होगी। लेकिन जब हम डिस्टिलेशन करते हैं, एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो आपको याद करने का तरीका बताया, डब्ल्यू से बी याद करो और बी से डब्ल्यू याद करो। वाइन और बियर याद रखना, तो डब्ल्यू से क्या आ जाएगा? बी, ब्रांडी, और बी से डब्ल्यू आ जाएगा। अब इस पूरे टॉपिक में आप कहां गड़बड़ करके आओगे? अगर उसने नीट में क्वेश्चन दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन, और इनको वो आपस में मिक्स कर देगा, तो वाइन और बियर अनडिस्टिल्ड है, ये तीनों डिस्टिल्ड है। तो आप वाइन और बियर याद कर लो, डब्ल्यू से बी याद कर लेना ब्रांडी, और बी से डब्ल्यू याद कर लेना विस्की। तो ये दो हो जाएंगे क्या? डिस्टिल्ड, और साथ में एक रम एक्स्ट्रा याद हो जाएगा। याद कैसे करके जाना ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? रम शुगर केन से बनता है, यस। यहां तक क्लियर है? डन। अब हम अगले प्रोडक्ट पे आ रहे हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स कह रहे हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, उसे इंपॉर्टेंट है, जल्दी करेंगे।
नोट कर लीजिए, आगे चल रहे हैं। लिख ले बेटा, आगे चलें। एंटीबायोटिक की बात करते हैं बच्चे। जाइमेज क्या होता है? जाइमेज एक कंबाइन वर्ड है किसके लिए? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और पायरुवेट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए। जाइमेज क्या होता है? कि एंजाइम का नाम है, यस, जो इथेनॉल प्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब अगर आपका सवाल यह है कि जिसमें पानी ज्यादा नुकसान कम करेगा, इथेनॉल की कंसंट्रेशन कम है, नुकसान तो दोनों ही करेंगे बच्चे। अब ये डिपेंड करता है आप किस चीज को नुकसान बोलते हो। पढ़ लो ध्यान से, इसको आपको समझ में आए। देखो ये फर्मेंटर है, इन्हें ही हम बोल रहे थे, यही एक तरीके के बायोरिएक्टर होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, माइक्रो स्पेशली ईस्ट, क्या कह रहा है? माइक्रो स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर, तो हमारे पास क्या बन रहा है देखो, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब। इसके लिए ईस्ट कौन सा चाहिए? सैक्रोमाइसिस चाहिए, ये वाला। इसको यहां पर क्या नाम दे रहे हैं? ब्रीवर्स ईस्ट कह रहे हैं। क्लियर है? यस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, सही है, एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब डिस्टिल और विदाउट डिस्टिलेशन। तो वाइन और बियर क्या है? विदाउट डिस्टिलेशन है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम क्या है? देख लो, विद डिस्टिलेशन है। फर्मेंटेड ब्रॉथ क्या होता है? व्हाट इज फर्मेंटेड ब्रॉथ? ये वो लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर फर्मेंटेशन हो चुकी है, अब इस लिक्विड का नाम है फर्मेंटेड ब्रॉथ। तो फर्मेंटेड ब्रॉथ, ब्रॉथ वो होता है कोई लिक्विड जिसपे हम आगे काम करते हैं, BROTH कहते हैं, ब्रॉथ। तो फर्मेंटेड ब्रॉथ वो है जैसे कि जो अनडिस्टिल्ड लिक्विड है उसकी डिस्टिलेशन कर रहे हैं। यस, ये। कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ, कोई दिक्कत है? चले आगे फटाफट से, एंटीबायोटिक बताएं। बेटा ग्रेप्स में इथेनॉल नहीं होता, फर्मेंटेशन होके होता है। तुम गधा हो तो मानोगे तो हो नहीं, उल्टा सीधा सवाल पूछोगे। ग्रेप्स में नहीं होता। ग्रेप्स की खास बात क्या है कि सारे फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, ग्रेप्स में ग्लूकोज होता है। काम की बात तुम्हें नहीं जाननी है, ग्लूकोज होता है ग्रेप्स में। मोस्ट ऑफ द फ्रूट में क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। यस, ग्रेप से थोड़ी नुकसान होगा। अब आ जाओ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले आप समझो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स का जो वर्ड है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, ग्रीक शब्द है ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। इसका इसका एंटी का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट। और बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ। ये किसके रेफरेंस में बोला जाता है? एंटीबायोटिक्स जो है बोला जाता है किसके रेफरेंस में? दिस इज विद रेफरेंस टू हार्मफुल बैक्टीरिया, विद रेफरेंस टू हार्मफुल बैक्टीरिया। ये हार्मफुल बैक्टीरिया के रेफरेंस में बोला गया है। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, पहले पूरी बात सुनेंगे फिर आपको समझ में आएगा। देखो, एंटी का मतलब अपोजिट, बायोटिक मतलब लाइफ। ये हार्मफुल बैक्टीरिया के अपोजिट है। लेकिन अगर मैं ह्यूमन के रेफरेंस में बात करूं, अगर मैं इसके ह्यूमन के रेफरेंस में बात करूं, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ह्यूमन के रेफरेंस में, ह्यूमन के रेफरेंस में, ह्यूमन के रेफरेंस में ये क्या है बेटा? ये प्रो लाइफ है। प्रो लाइफ का मतलब फॉर लाइफ है। आपको समझ में आ रहा है? लाइफ के लिए है। आप समझो, अगर मैं बात करता हूं ह्यूमन के रेफरेंस में, ह्यूमन का रेफरेंस समझ में आता है ह्यूमन के लिए, तो इन ह्यूमन रेफरेंस, अगर मैं ह्यूमन के रेफरेंस में बात कर रहा हूं तो ये क्या है? प्रो लाइफ है। प्रो का मतलब है लाइफ के लिए है। क्लियर है? ये लाइफ के लिए बने हुए हैं, ये अपोजिट लाइफ नहीं है, ये लाइफ के लिए बने हुए हैं। क्लियर है? तो ये एंटी नहीं है बेटा, प्रो लाइफ है। इतनी बात समझ में आ गई? एक और बात सुनो ध्यान से, एक और बात सुनो। एंटीबायोटिक वैसे क्या केमिकल्स होते हैं? देखो ये क्या होते हैं,
जब आपको बुखार होता है तो डॉक्टर देता है पैरासिटामोल, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है। एंटीबायोटिक क्या करता है, दे आर केमिकल्स, ये वो केमिकल्स हैं जिनको माइक्रोब्स ने बनाया है, प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स, है ना। और ये क्या करते हैं, विच कैन किल, विच कैन किल, विच कैन किल और रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब घटाना, रिटार्ड ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब, दूसरे माइक्रोब्स की ये क्या करते हैं, ग्रोथ को घटाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो एंटीबायोटिक क्या है बेटा, वर्ड क्या है, एंटी, एंटी मतलब अपोजिट, बायोटिक मतलब लाइफ। ये हार्मफुल माइक्रोब्स के रेफरेंस में है, इन ह्यूमन के रेफरेंस में प्रो लाइफ होता है, या मैं हार्मफुल माइक्रोब लिख सकता हूं। तो ये हार्मफुल माइक्रोब्स को मारते हैं, इवन फंजाई को भी मारता है, सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं मारता ये, तो हार्मफुल माइक्रोब्स को मार सकते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, मेरी बात समझेंगे। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। और वो कैसे डिस्कवर हुई, मैं इसकी जरा स्टोरी है उसको समझाता हूं, ठीक है, मेरी बात समझे ध्यान से। हमारे पास ये कैसे डिस्कवर हुई जरा समझो, ये इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी एक स्टोरी है, पहले पूरी बात सुनना ध्यान से, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री में दूसरा, जिसका नाम एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक वो केमिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी में जाएंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारेंगे या उनकी ग्रोथ घटाएंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारेंगे या उनकी ग्रोथ घटाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? तो पहला एंटीबायोटिक कैसे डिस्कवर हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो क्या कर रहे थे, वो काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस पे। वो किस पे काम कर रहे थे, वर्किंग ऑन कल्चर ऑफ, किसका कल्चर पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस। अब ये स्टेफाइलोकोकस क्या है पहले समझो। कोकस समझ में आता है, हाँ सर, बहुत सारे कोकस हैं जो गुच्छे में प्रेजेंट है, उन्हें स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, चेन, स्टेफाइलोकोकस होता है बंच। तो ये एक जीनस है स्टेफाइलोकोकस, इस पे काम कर रहे थे कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो अनवॉश्ड प्लेट थी, अनवॉश प्लेट क्या होती है, मैं आपको एक बात समझाता हूं। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप लैब में काम करोगे फ्यूचर में जाकर, तो जो प्लेट्स होती है ना, पेट्री प्लेट वगैरह, आपको अपना एक्सपेरिमेंट खत्म करके उसको धो के रख के सुखा के जाना होता है, ताकि अगले दिन आप एक्सपेरिमेंट आके चालू कर सको, प्लेट ना धोनी पड़े। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है कि कुछ अनवॉश प्लेट थी बैक्टीरिया की, उस पर क्या था, एक फंगस ग्रो किया। तो अनवॉश प्लेट ऑफ बैक्टीरिया जो था हमारे पास, ये बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस क्या है, बैक्टीरिया है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो अनवॉश प्लेट है बैक्टीरिया की, उस पर क्या हुआ, ऑन विच फंगस ग्रो किया, फंगस ग्रो किया, जिसने क्या किया, स्टॉप किया ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, उस ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोक दिया। जैसे मान लो मेरे पास ये एक पेट्री प्लेट है, आप समझो इस तरीके से, ये एक पेट्री प्लेट है, ये रही पेट्री प्लेट। यहां पर मेरे पास स्टेफाइलोकोकस, देखो ये स्टेफाइलोकोकस ये ऐसे ग्रो कर रहा है, यस, ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनी है। लेकिन यहां पर ये फंगस है, इस फंगस की वजह से वहां पर कॉलोनी नहीं थी। तो इनको ऐसा लगा कि यार ये फंगस कोई केमिकल बना रहा होगा। ये फंगस कौन सा था, पेनिसिलियम नोटेटम। तो इन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है जो एक केमिकल बना रहा है। तो पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, ये वो फंगस है, ये फंगस है। तो पहला एंटीबायोटिक फंगस से मिला था, अभी बहुत सारे मिलते हैं बैक्टीरिया से, विच प्रोड्यूस केमिकल, जिसको आज हम नाम से जानते हैं पेनिसिलिन। क्या नाम है उसका, पेनिसिलिन। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद पता हो चाहे ना पता हो, मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। आप जब इकोलॉजी पढ़ोगे तो वहां एक इंटरेक्शन होता है जिसे अमनसलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, अमनसलिज्म। तो ये जो है ना बेटा, दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अमनसलिज्म। नोट में लिख देता हूं, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अमनसलिज्म।
अमेंसलिज्म क्या होता है, इकोलॉजी में पढ़ेंगे, जैसे आप म्यूचुअलिज्म पढ़ते हो, हाँ सर म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं, दोनों को फायदा। तो अमेंसलिज्म क्या होता है, यहां पर एक को नुकसान और एक को, मतलब एक को लॉस, लॉस एक को, और एक को नो इफेक्ट, एक को नो इफेक्ट। आपको समझ में आ रहा है, एक स्पीशीज को नुकसान, एक स्पीशीज को लॉस, और स्पीशीज बी को कोई इफेक्ट नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली कि यहां पर किसको नुकसान हुआ बेटा, किसको नुकसान हुआ, किसको नुकसान हुआ, बैक्टीरिया को, किसको कोई फर्क नहीं पड़ा, फंगस को। तो ऐसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, अमेंसलिज्म। मैं रिपीट करूंगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर करी थी, बाय मिस्टेक, जैसे कि ऑक्सिन बाय मिस्टेक डिस्कवर हुए थे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी। तो ये भी बाय मिस्टेक इनसे डिस्कवर हो गई। इन्होंने देखा कि कुछ प्लेट्स हैं जिनको धोया नहीं है, उन अनवॉश प्लेट पर कुछ फंगस ग्रो कर गया, और वो किस पर काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे। क्लियर है? अब एज अ एंटीबायोटिक रोल किसने स्टैब्लिश किया है, इन्होंने, अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे। बाद में तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने क्या किया, स्टैब्लिश किया रोल ऑफ पेनिसिलिन एज अ एंटीबायोटिक। कैसे स्टैब्लिश किया होगा, हाँ भाई, कैसे स्टैब्लिश किया होगा, यूज करके। कहां पर यूज करके, बहुत सारी जगह। एक्चुअल में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई है, 1914 से 1918, 1914 से 1918। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है 1939 से 1945। तो 20वीं सदी की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन में से एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे जो चोट लगी थी उनको, सोल्जर्स को, उनको क्योर करने के लिए यूज की गई। आज भी मेडिकल स्टोर पे जाओगे, पेंटिड सल्फा नाम से आता है, ये पेंटिड सल्फा ड्रग्स है ये, पेंटिड सल्फा नाम से आता है। तो मैं एक बार पूरा रिपीट करता हूं, एंटीबायोटिक्स का वर्ड का मीनिंग है अपोजिट लाइफ। ये किसके लिए अपोजिट है, जो हार्मफुल है। ये कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है, ठीक है। रियल में ये क्या होते हैं, प्रो लाइफ, मतलब हमारी लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। कैसे काम करते हैं, या तो ये किसी बैक्टीरिया या माइक्रोब को मार देते हैं या ग्रोथ कम कर देते हैं। कई सारे मैकेनिज्म है, जैसे मान लो ये 70S राइबोसोम को इनहिबिट कर दे, तो बैक्टीरिया के अंदर 70S राइबोसोम होता है, उसको इनहिबिट कर दे। ऐसे कई मैकेनिज्म होते हैं, नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं ये जाकर, ऐसा कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। किसने डिस्कवर की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वो किस पर काम कर रहे थे, एक बैक्टीरिया था स्टेफाइलोकोकस, उसको ग्रो कर रहे थे। तो रात में वो क्या था, कुछ प्लेट अनवॉश छोड़ के चले गए। उन्होंने देखा कि यार कुछ फंगस ग्रो कर दिया जिसने इस बैक्टीरिया को ग्रो ना करने दिया। तो उन्होंने देखा फंगस एक केमिकल बनाता, उस केमिकल का नाम पेनिसिलिन, और फंगस कौन था, पेनिसिलियम नोटेटम। तो डिस्कवरी किसने करी है, इसने। लेकिन उनका रोल मतलब अर्नेस्ट चेन और होवर्ड फ्लोरे ने पेनिसिलियम का रोल एज अ एंटीबायोटिक स्टैब्लिश किया, उसको यूज करके। अभी क्या है बेटा, बहुत सारी एंटीबायोटिक अब यूज होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आप देखोगे सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्लोरोएम्फिनिकॉल, बहुत सारी। आप याद करो, आपके बायोटेक में दो नाम है, एम्पिसिलिन और, याद है, टेट्रासाइक्लिन। नाम सुने आपने, याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस। तो हमारे पास क्या है बेटा, मैनी डिजीज जैसे डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो गया, है ना, वूपिंग कफ हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया। इनको क्योर करते हैं किससे, टाइफाइड वगैरह, क्योर बाय एंटीबायोटिक। कुछ एंटीबायोटिक के नाम आपको मैं और बता देता हूं, जैसे आपने कुछ नाम सुने हैं, एम्पिसिलिन सुना है कि नहीं सुना, एम्पिसिलिन बायोटेक में सुनोगे, यस, टेट्रासाइक्लिन सुनोगे। तो ऐसे कुछ नाम और हैं, क्लियर है, ऐसे कुछ नाम और हैं, यस। फंगस ने बैक्टीरिया को मार दिया। कल क्लास नहीं है, यस। कैनामाइसिन आपने सुना है, क्लोरोएम्फिनिकॉल आपने सुना है। तो जो जो जरूरी डाटा है हमने सब लिखा है यहां पे। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ग्रीक शब्द है, ये बता दिया। उसके बाद इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर करी थी, इन्होंने,
उसके बाद रोल स्टैब्लिश नहीं कर पाए थे। क्लियर है? बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो जो आज के टाइम पे पूरा का पूरा गांव मर जाता था प्लेग वगैरह से, आज उनको एंटीबायोटिक से क्योर करते हैं। टीबी आज भी बेटा बिना एंटीबायोटिक के नहीं क्योर कर पाता है। क्लियर है बेटा? पेट्री डिश आपको नहीं समझ में आया? ये पेट्री प्लेट है। पेट्री प्लेट समझ में आता है? दिस इज पेट्री प्लेट, पेट्री डिश। पेट्री प्लेट क्या होता है? ऐसी प्लेट जिसपे कल्चर करते हैं। तो ये किसकी कॉलोनी है? बैक्टीरिया की कॉलोनी। ये किसकी है? फंगस। इसकी वजह से ये ग्रो नहीं किया। तो पेट्री प्लेट क्या है? वो आर्टिफिशियल मीडियम है। क्लास बेटा ट्यूसडे रखेंगे। क्लियर है? यस। नोबेल प्राइज बेटा तीनों को दिया था। यस। क्लियर है? सही है। अब हम एक टॉपिक को देखो, हमने इंडस्ट्री में 3 चीजें पढ़नी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा अल्कोहलिक बेवरेज। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप क्वेश्चन गलत करके आओगे अगर उसने मिक्स कर दिया। तो बियर और वाइन अनडिस्टिल्ड है, बी से डब्ल्यू और डब्ल्यू से बी, और फिर एक रम याद करो। क्लियर है? ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत करके मत आना। यस। वूपिंग कफ बेटा डिजीज है, प्लेग डिजीज है, डिप्थीरिया डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है। उनको पहले क्या होता था, इनसे बहुत डेथ होती थी। आज उनको क्योर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एंटीबायोटिक के बिना अपनी लाइफ सोच सको, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी डिजीज लगी रहती है, और अब तो और ज्यादा। तो 20वीं सदी की मतलब 1900 कुछ में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक ये थी, एंटीबायोटिक। क्लियर है? पेनिसिलियम, ध्यान सुनेंगे, पेनिसिलिन केमिकल है, पेनिसिलिन केमिकल है, पेनिसिलियम नोटेटम ऑर्गेनिज्म है। मेरी बात समझ में आ रही है? पेनिसिलिन केमिकल है, पेनिसिलिन केमिकल है, और बैक्टीरिया और फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है। क्लियर है? यस। अच्छा जल्दी से लिख लेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे। मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक जो हमें मिलती हैं आज वो बैक्टीरिया से मिलती हैं। पहली एंटीबायोटिक फंगस से मिली थी। आज भी आप अगर जाएंगे मेडिकल स्टोर पे पेंटेड सल्फा बोलना पड़ता है, और उसकी जो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 250 mg 500 mg, वहां पे 4 लाख 8 लाख ऐसे बोली जाती है। लाख मतलब वो कुछ वर्ड यूज करते हैं, वो शायद माइक्रोग्राम में जो भी है। तो पेंटेड सल्फा नाम से आती है, आज भी आती है। पर दिक्कत क्या है कि इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। पेनिसिलिन के काफी साइड इफेक्ट होते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, एंटीबायोटिक भी इवॉल्व हो गई हैं। आज बहुत सारी एंटीबायोटिक आती हैं, और मैक्सिमम एंटीबायोटिक क्या है, बैक्टीरिया से मिलती है। यस। हाँ बेटा, एंटीबायोटिक खाने से अगर बैक्टीरिया किल होता है तो आपका बेनिफिशियल भी किल होगा। पर अगर कुछ डिजीज बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं हो रही है तो मरने से अच्छा तो खा लो। यस। ठीक है। अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूं, जो हमने कहा था अदर प्रोडक्ट्स में। लिख लो, मैं थर्ड प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं, है ना? जल्दी से नोट कर लो, मैं थर्ड प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं। लास्ट टॉपिक है आज का, क्योंकि हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नेक्स्ट टाइम कर पाएंगे। यस बेटा, रेस्पिरेशन इन प्लांट आप लोग वहां से देख लो, जिनका बैकलॉग है, जो मैंने लेक्चर डाला था वहां से भी देख पाओगे। चलो आ जाओ। अब देखो मेरे पास अदर प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स फ्रॉम माइक्रोब्स हैं ये, प्रोडक्ट्स फ्रॉम माइक्रोब्स, जिनको हम इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाते हैं, जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर। मतलब क्या हुआ, बड़े लेवल पे बनाते हैं, और उनको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है एंजाइम्स, सबसे पहली कैटेगरी है केमिकल्स, मेरी बात सुनो, और एंजाइम्स है, मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपसे मैं बता रहा हूं कुछ एसिड्स हैं। देखो मैं 3 नाम लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं लैक्टिक एसिड, मैं लिख रहा हूं लैक्टिक एसिड, कमर्शियल स्केल पे बनाते हैं, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं ब्यूटायरिक एसिड। एसिड्स के नाम लिखने दो, आपको लॉजिकल तरीके से बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। और तीसरा मैं क्या लिख रहा हूं, एसिटिक एसिड। इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाने मत बैठ जाना, हर चीज की शॉर्ट फॉर्म बनवाते हैं कुछ लोग। अब माइक्रोब जो है, माइक्रोब जो है, इसका माइक्रोब है लैक्टोबैसिलस।
लैक्टोबैसिलस। ब्यूटाइलिक एसिड का माइक्रोब्स है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम जीनस है बेटा, और ब्यूटाइलिकम। कितने लोग हैं जो मेरी बात से अब एग्री करेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम चैप्टर आपने पढ़ा, किसी भी चैप्टर में जीनस के साथ स्पीशीज नहीं लिखी हुई है, जैसे नॉस्टॉक लिखा हुआ है, ऐसे छोड़ा हुआ है। ये वो चैप्टर है जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज वो केमिकल बनाती है, इसलिए सिर्फ क्लॉस्ट्रीडियम नहीं लिखा है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम भी लिखा है, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई से टेटनस होता है, तो पर्टिकुलर स्पीशीज बताई है इसने। एसिटिक एसिड बनाता है एसिटोबैक्टर। क्या बनाता है? एसिटोबैक्टर। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटाई। अब ये तीनों माइक्रोब्स बैक्टीरिया हैं। ये तीनों माइक्रोब्स क्या है? बैक्टीरिया है। एक से ज्यादा बैक्टीरिया को अपने बैक्टीरियम बोल सकते। बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया है, सिंगल को बैक्टीरियम, प्लूरल को बैक्टीरिया। अब यहां पर मैंने लिखा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनाने के लिए मुझे एक फंगस चाहिए, और उस फंगस का नाम है एस्परजिलस। किसको याद है एस्परजिलस किस ग्रुप में आता था? किसी को याद है? और एस्परजिलस नाइगर चाहिए, कोई और नहीं। क्लियर है? और ये मेरे पास फंगस है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि कोई ऐसा एसिड बताओ जो फंगस बना रहा है, इन चारों में से कौन सा है? सिट्रिक एसिड। याद है एस्कोमाइस्टिस? याद आया? तो यहां पर आप गलत कर पाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि भाई ये एसिड के नाम लिख दिए, हाउ मेनी आर प्रोड्यूस बाय फंजाई, तो सिर्फ एक है, दैट इज एस्परजिलस नाइगर। अब हमारे सिलेबस में कुछ एंजाइम भी दे रखे हैं। जैसे एक एंजाइम जो ईस्ट बनाता है, उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। अब कुछ कहेंगे सर जाइमेज क्या है? आपने याद करो, फर्मेंटेशन में दो एंजाइम पढ़े थे, पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। जाइमेज उनको कंबाइन वे में आप बोल सकते हो। कौन सा माइक्रोब है जो जाइमेज बनाता है? नाम बताएं उनका। सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस, सेरीविसिएई। और इसका रोल क्या है? आप इथेनॉल बना सकते हो। तो कमर्शियल स्केल पर अगर आपको इथेनॉल बनाना है तो आप यूज कर सकते हो ये एंजाइम भी, डायरेक्ट एंजाइम यूज कर सकते हो। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिन्हें हम कहते हैं पैक्टिनेस एंड प्रोटीएस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका माइक्रोब गिवन नहीं है। अब ये एंजाइम क्या काम करते हैं मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों ने बॉटल जूस देखा है, जो आपके घर में बॉटल में जूस आते हैं, जैसे आप रियल का जूस, या रियल तो फिर भी उसमें वो पल्प छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे बॉटल जूस आते हैं जो बिल्कुल साफ होते हैं, लेकिन जब आप मार्केट से जूस पीने जाते हो तो उसमें रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो दो एंजाइम हैं, ये क्या करते हैं? ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, इट कैन डाइजेस्ट फाइबर्स, फाइबर्स इन जूस। तो ये फाइबर डाइजेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे हम क्या ऑब्टेन करेंगे? वी ऑब्टेन क्लियर बॉटल जूस। हमें क्या मिलेगा? क्लियर बॉटल जूस मिलेगा। बॉटल जूस कैसा मिलेगा? क्लियर मिलेगा, उसमें फाइबर्स कम होंगे। सर फाइबर तो फायदे की चीज है, कई बार क्या होता है लोगों को जीभ में लगता है तो अजीब लगता है। तो बिना फाइबर के अगर मुझे क्लियर बॉटल जूस चाहिए तो मुझे उसके लिए एंजाइम चाहिए, पैक्टिनेज और प्रोटीएज। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर मैं आपको एक और एंजाइम लिख रहा हूं, लाइपेज। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है बेटा? लिपिड डाइजेस्ट करता है। इसका भी कोई माइक्रोब नहीं दे रखा हमारे सिलेबस में। अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, और ये बात आप एग्री भी करेंगे। हम लोग जब ठंडी जगह रहते हैं या ठंड का टाइम रहता है, कपड़े जल्दी गंदे नहीं होते। कपड़े गंदे होने का मेन रीजन क्या होता है कि जो बॉडी से ऑयल निकलता है उस पर डस्ट चिपक जाती है और वो कपड़े गंदे हो जाते हैं। क्लियर है? सही है। तो हमें यह समझना है कि अगर मैं कपड़े में को साफ करना है तो मुझे ऑयल हटाना पड़ेगा। ऑयल एक प्रकार का लिपिड होता है। तो अगर मैं क्या करूं, लाइपेज क्या है? लाइपेज मिक्स किया जाता है लॉन्ड्री के साथ। लाइपेज मिक्स विद डिटर्जेंट। यस, किसके साथ? डिटर्जेंट के साथ। यस, उससे क्या होगा? ये हेल्प करेगा, हेल्प टू रिमूव ऑयली स्टेन। यस और नो?
अगर आप ऑयली स्टेन हटाना चाहते हो, आप तेल से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड जो डस्ट चिपकी हुई है उसको हटाना चाहते हो, तो इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन लिखा हुआ है, लाइपेज मिक्स विद डिटर्जेंट, इसका मतलब लॉन्ड्री, लॉन्ड्री मतलब कपड़ा, लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन मतलब डिटर्जेंट के साथ मिक्स कर दिया, ऑयल स्टेन्स को हटाने में हेल्प करेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, लाइपेज लिपिड डाइजेस्ट करता है, ऑयल लिपिड होता है, कपड़े पे डस्ट ऑयल की वजह से चिपकती है, इसलिए ठंड में कपड़े जल्दी गंदे नहीं होते। यस, या जिनकी बॉडी पर ऑयल नहीं निकलेगा, है ना, हाँ, रेप्टाइल्स पे नहीं, डायनासोर कपड़े पहनते तो गंदे नहीं होते, वैसे वो लौटते इधर उधर हो जाते। चलो कोई नहीं, कुछ कहेंगे सर बड़ा खराब सा जोक था। स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, ये एंजाइम है और बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत कॉमन चीज है आजकल की लाइफ में, आपको समझ में आएगा क्या है ये। होता क्या है, होता क्या है, जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तो जब उसका ईसीजी करते हैं और ऐसा पता चलता है कि ब्लड में ब्लॉकेज है, तो सबसे पहले ये इंजेक्शन लगाया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेस का। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, ब्लड को पतला कर देता है, जो क्लॉट होता है ना उसको उसको डाइजेस्ट कर देता है। एक्चुअल में क्या किया हमने, जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, इसे बनाया है जो एंजाइम बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इस एंजाइम को हम निकाल लेते हैं और इंजेक्शन के माध्यम से उस पर्सन को देते हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम कैसे काम करता है समझो ध्यान से। दिस एंजाइम कैसे काम करता है, एक्ट एज क्लॉट बस्टर। क्लॉट समझ में आता है, जो क्लॉट है ना बेसिकली क्या है बेटा, हार्ट अटैक किसकी वजह से हो रहा है, कुछ क्लॉट जम गया है, तो ईसीजी करते हैं। पहले तो पेशेंट आता है उसका ईसीजी करते हैं, ईसीजी किया तो अपने को पता चला क्लॉट है। अब क्लॉट है तो क्या किया जाएगा, उस क्लॉट को तुरंत हटाना है पहले तो, कुछ टाइम के लिए, बाद में देखेंगे कहां ब्लॉकेज है। तो ये कैसे काम करता है बेटा, एंजाइम एक्ट एज अ क्लॉट बस्टर, ठीक है, क्लियर है। और किसको देते हैं बेटा, और ये डेवलप कैसे किया, डेवलप बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये बैक्टीरिया को बनाया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये इस बैक्टीरिया को बनाया और इससे वो एंजाइम लेते हैं, कौन सा, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये एंजाइम क्या करता है, ब्लड में क्लॉट जो है उसको बर्स्ट कर देता है। तो आपने पढ़ा है ये चीज, फिर माइक्रोब्स के नाम, यस, है ना, माइक्रोब्स के नाम पढ़े। तो ये एंजाइम क्या करता है, तो किसको प्रोटेक्ट करेगा बेटा, हेल्प टू प्रोटेक्ट पेशेंट विद मायो मतलब हार्ट, वो जो मसल्स होती है ना, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, किसी प्रकार का एक हार्ट अटैक आया उससे बचा रहे। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, इंडस्ट्री लेवल पे हम एसिड बना सकते हैं ये सारे बैक्टीरिया से, और एक फंगस से हम ये एसिड, तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पर एसिड बना रहे हैं। ये वो एंजाइम्स है जिनको आप यूज कर सकते हो, जाइमेज इथेनॉल बनाने में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, पैक्टिनेज और प्रोटीएज क्लियर करता है बॉटल जूस को, लाइपेज क्योंकि लिपिड डाइजेस्ट करता है, इनके माइक्रोब्स नहीं दे रखे, इसका माइक्रोब दे रखा है स्ट्रेप्टोकोकस। और ये एंजाइम क्या करता है, क्लॉट डाइजेस्ट करता है, इसका इंजेक्शन लगता है, जैसे हार्ट अटैक आया ईसीजी करने के बाद इसका इंजेक्शन लगाते हैं। क्लियर है? यस। टेस्ट का सिलेबस बेटा आपका अगर माइनर है इस बार टेस्ट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट आ रहा है। अगले वाले मेजर में हम लोग क्या देंगे, माइक्रोब्स देंगे और पूरी प्लांट फिजियोलॉजी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट भी देंगे, ठीक है, सही है। लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन लिखा है, फॉर्मुलेशन मतलब व्हाट इज लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन, कौन बताएगा? लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन मतलब बेटा लॉन्ड्री का जो डिटर्जेंट है ना, उस डिटर्जेंट में लाइपेज मिक्स किया रहता है, तो लॉन्ड्री फॉर्मुलेशन मतलब वो चीज जिससे कपड़े धो रहे हैं। यस, क्लियर है। लास्ट चीज बता रहे हैं, दो चीजें हैं जिससे, अब ये वाला सबसे ज्यादा आएगा मैं बताता हूं,
आप अगर माइक्रोब्स के मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे उसके 70% क्वेश्चन ये हैं या ये हैं या ये जो अब मैं लिखवाने जा रहा हूं। जैसे सबसे पहले मेरे पास एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, मतलब जैसे मान लो कोई केमिकल है, उस केमिकल को बॉडी में यूज कर रहे हैं, तो ऐसा ही मेरे पास एक है साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए, और इसका रोल क्या है? यूज एज अ इम्यूनोसप्रेशन एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। आप में से कितने लोगों को पता है कि यार ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ग्राफ्ट रिजेक्शन होती है? टू प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन, क्या होता है बेटा, जब किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं और कोई रिलेटिव से मिलेते हैं किडनी, तो उस किडनी के रिजेक्ट होने के बहुत हाई चांसेस है, और सेल मेडिएटेड मेथड होता है, उसके थ्रू वो किडनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो साइक्लोस्पोरिन ए का इंजेक्शन आता है जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर लगाया जाता है, ताकि वो रिजेक्ट ना हो, ऑर्गन रिजेक्ट ना हो। क्लियर है? अब माइक्रोब कौन इसको बना रहा है? फंजाई बना रहा है। माइक्रोब का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्लियर है? केमिकल का नाम है हमारे पास ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्लियर है? और ये एक तरह का क्या है? फंजाई है। एक तरह का क्या है? फंजाई है। ठीक है, अब हम लोग उसके लिए कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाँ भाई, कोलेस्ट्रॉल किडनी ट्रांसप्लांट बेटा साइक्लोस्पोरिन क्या करता है? डब्ल्यूबीसी को उसको डाइजेस्ट करने नहीं दे, मतलब नुकसान नहीं। आप अगर आपको ही पता होगा, हमारे पास सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है जो जो खत्म करती है। यस, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है जो खत्म करती है। आयशा, बच्चे छुट्टी नहीं दे पाएंगे जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं करेंगे, छोटा सा बच्चा है ना। टेस्ट का सिलेबस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, यस यस, क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा केमिकल बता रहा हूं जो हम यूज करते हैं, दैट इज स्टैटिन्स। अब स्टैटिन्स क्या होते हैं समझो। स्टैटिन्स मिलता है ईस्ट से, ईस्ट का नाम है मोनस्कस। ईस्ट फंजाई है, परप्यूरियस, ये एक तरह का ईस्ट है। क्या ईस्ट फंजाई होती है? यस। इसका काम क्या होता है बेटा? ये काम करता है एज अ कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग। देखो, टॉपिक का नाम है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ऐसे केमिकल्स जो बॉडी में जाकर कुछ काम करेंगे, तो ये कैसे काम करता है? कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह काम करता है। कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, इसका क्या मतलब है भाई? कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट का क्या मतलब है? ये क्या करता है बेटा? ये कंपीट करता है उस एंजाइम के साथ जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो कंपीट विद एंजाइम विच सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल। तो एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम करता है। कितने लोगों को पता है ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कैसे काम करता है? पता है नहीं पता है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन आपने सुना है, और एंजाइम का नाम भी बता देता हूं। तो ये इनिबिशन कैसा है बेटा? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। तो मतलब ये केमिकल, इसकी मेडिसिन आती है, आप अगर ध्यान से देखेंगे स्टैटिन्स की टैबलेट आती है ना। स्टैटिन की टैबलेट्स आती हैं। जब आप देखते हो कि डॉक्टर देखता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, टेस्ट कराया, तो वो कहता है कि कुछ दिन आपको स्टैटिन की टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। तो ऐसे रैंडमली खुद से नहीं लेनी होती है। तो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट की तरह काम करता है कौन? केमिकल का नाम स्टैटिन है। ये मिलता है मोनेस्कस परप्यूरियस से, जो एक तरह की फंजाई है, ईस्ट है ये। तो तुम्हारे सिलेबस में 2 ईस्ट है, हमने सिर्फ यहीं तक पढ़ना है इसको। पर मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन, देखो इधर, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमारे पास इसी के आते हैं। देखो ये, देखो ये आएगा, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब सिट्रिक एसिड कौन बना रहा है? सिट्रिक एसिड कौन बना रहा है? एस्परजिलस।
साइक्लोस्पोरिन ए ये और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। समझ में आ रहा है? ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखो इस टॉपिक के आते हैं। खुद से देखो, खुद से देखो। अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। क्लियर है? ये देखो, मोनस्कस इज कमर्शियली इज द प्रोडक्शन ऑफ मोनस्कस परप्यूरियस। क्या बना रहा है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट स्टैटिन। तो आप आराम से कर पाओगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इतना आपने याद करना है अच्छे से, ठीक है? इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायो गैस प्लांट है, बायो कंट्रोल एजेंट पढ़ेंगे, यस, और बायो फर्टिलाइजर। एक क्लास में इसको फिनिश करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे रख रहे हैं ताकि वेडनेसडे से अपने जेनेटिक्स को स्टार्ट कर सके। क्लियर है? हाँ, समझ में आ रहा है? रेस्पिरेशन का बीएमआर आधा बना लिया बेटा, मैं बना के आज रात तक शेयर कर दूंगा, शाम तक, ठीक है? कोई ऐसा इशू नहीं है। और मैं उसका वो वर्बल रिवीजन भी शेयर करूंगा। क्लियर? डन है? स्टैटिन क्या है? केमिकल है। किसने बनाया है? मोनस्कस परप्यूरियस ने। टाइप क्या है? एक तरह की फंजाई है। और ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल लो करता है। कैसे? उस एंजाइम के साथ कंपटीशन करता है जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। ये कैसे काम कर रहा है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो कहीं ना कहीं ये रोकता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी का हुआ है, अगर मान लो, बहुत महंगा इंजेक्शन आता है, 30-32 हजार का आता है शायद ये, तो ये लगाया जाता है कई कई दिन तक ताकि ऑर्गन रिजेक्ट ना हो, है ना? तो वो जो उसको रोकना पड़ता है, ठीक है? क्लियर है? अगली क्लास में इसके पीवाईक्यूज करेंगे डिटेल में। बैक स्लाइड में दिखा देता हूं। एक बच्चा बैक स्लाइड कह रहा है, ये रहा, नोट कर लो। ठीक है, इसके वो मैं आपको भेज रहा हूं आज ही, क्या नाम है, डीपीपीज। तो आप देखो, इसके 3 डीपीपीज है। एक पूरा चैप्टर की वैसे है अभ्यास वाली, फिर आपके पास तेजस सिद्धि वो है। तो 3 डीपीपी हैं, तीनों सॉल्व कर लो, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपने करने ही नहीं। पीवाईक्यू कर लो। इस चैप्टर के मैक्सिमम 50 करने होते हैं, तो तीनों मिलाकर और पीवाईक्यू मिलाकर 100 हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपने वैसे भी नहीं करना। क्लियर? यस। जैकेटेड क्या है? जैकेटेड क्या होता है भाई? जैकेटेड कहां पढ़ ले तूने? ठीक है, यस। एंड कर रहे हैं बेटा।